हरिओम, आप सभी का स्वागत है। तो आज के जो हमारे विषय हैं उसमें जो कल हमने पढ़ा वो कि गौमूत्र का कलेक्शन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से सभी को समझ आया होगा क्योंकि कल कोई भी विशेष प्रश्न नहीं आए थे। तो आज जो विशेष हमको जो लेना है उसमें दूध है, छाछ है और घी है। तो आज पंचगव्य के सारे पांचों जो चीज़ें हैं, गव्य हैं, उन सब की हम आज जानकारी करेंगे कि कौन सा गव्य कब खाना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। और इसको बनाने की, जैसे घी को बनाने की विधि क्या है, दूध को किस प्रकार से लेना चाहिए, छोटे बच्चों को दूध किस समय पिलाना चाहिए। तो हम इन सब बातों की आज चर्चा करेंगे। तो गौमूत्र की चर्चा हमारी चल रही थी कि सबसे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा वो कि गौमूत्र का जो कलेक्शन है वो कैसे करना चाहिए। तो उसके कल 11 नियम हम लोगों ने सीखे हैं। अब जो आगे की जो बात है कि गव्यों का उद्भव एवं गुण धर्म क्या है, ये हमारा विषय रहेगा। तो सबसे पहले गौमूत्र ही जो चालू है उसी को लेते हैं। देखो, गौमूत्र जो पीने का सबसे सही जो समय है वो समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। यदि गौमूत्र का सेवन किया जाए, हाँ ये ठीक है। आपके सामने देखो एक पोस्टर आया हुआ है कि गौमूत्र का जो सही समय है पीने का वो सुबह का समय है, मॉर्निंग का समय है। तो इसे कैसे पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए, कभी भी यूट्यूब चैनल पर देखकर या किसी की बात सुन के गौमूत्र का सेवन नहीं करें। गौमूत्र का जो कलेक्शन है वो मॉर्निंग में ही हो। अगर ब्रह्म मुहूर्त में गौमूत्र का कलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। दिन में भी गौमूत्र लिया जा सकता है, अगर अर्जेंट हो तो ताज़ा गौमूत्र दिन में भी लेकर पी सकते हैं। लेकिन जो औषधि के लिए जो गौमूत्र हम लें वो अच्छा है कि सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में गौमूत्र हम गाय से कलेक्शन करें। कल हमने सीखा था कि पात्र का विशेष ध्यान रखें उसमें कलेक्शन करते समय, और फिर सफ़ेद कपड़े से उसे लगभग 7 बार छानकर उस गौमूत्र का सेवन करें। प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति और बीमार व्यक्ति भी 80 ml तक गौमूत्र ले सकता है, 80 ml तक। और उसमें की जो मात्रा है कि वो आप देखें कि व्यक्ति अगर रोगी बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है, तो इसका डिवाइडेशन 4 बार कर सकते हैं। 20-20 ml दिन में 4 बार दे सकते हैं उसे। और यदि रोगी बिल्कुल ठीक है, 40 ml भी एक बार ले सकता है, तो 40 ml गौमूत्र उसे एक बार दे सकते हैं अगर स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा है तो। वरना सबसे अच्छा है कि 20-20 ml उसे 4 बार दे सकते हैं सफ़ेद कपड़े से छानकर। गौमूत्र धन्वंतरी पोस्टर सामने दिख रहा है कि जितना ज्ञान महाराज धन्वंतरी जी के पास था रोगों की चिकित्सा करने के लिए, उतना ज्ञान अकेले गौमूत्र के पास है। कि यदि अकेले गौमूत्र का उपयोग हम कर लें तो महाराज धन्वंतरी जी जैसे बहुत सारे असाध्य रोगों को भी ठीक करने की क्षमता रखते थे, वैसे ही गौमूत्र भी असाध्य रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिकता के आधार पर गौमूत्र में जो तत्व पाए जाते हैं वो सामने आपके पास जो लिस्ट है आप उसमें पढ़ सकते हैं। जैसे यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, सोडियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है। तो ये बहुत सारी एक लिस्ट आपके सामने है। इस लिस्ट को आप पढ़कर देख सकते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर तैयार की हुई है ये लिस्ट। और इस लिस्ट में आप देख पाएंगे कि ये सारे लगभग इसमें 18 तत्व सामने हैं आपके। तो ये 18 तत्व गौमूत्र में पाए जाते हैं। ये शरीर में क्या क्या रोगों, जैसे गौमूत्र क्या क्या रोग ठीक कर सकते हैं। गौमूत्र कैंसर में फ़ायदेमंद है, हृदय रोग में फ़ायदेमंद है, दमा में फ़ायदेमंद है, मधुमेह में है, चर्म रोग में है, किडनी में, मोटापा में, स्त्री रोग आदि असाध्य रोगों को ठीक करने की जो सफलता मिलती है वो गौमूत्र के माध्यम से मिल जाती है। सफ़ेद रक्त कणिकाएँ जिसे हम कहते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाने की जो ताकत है, और जो कोरोना समय में हम लोगों को विशेष आवश्यकता भी है उसकी, तो गौमूत्र में ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का जो गुण है ये भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। कैंसर की सेल्स को मारने के लिए भी ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ है। क्यों? क्योंकि करक्यूमिन जो है, जो कैंसर की बहुत अच्छी दवा होती है करक्यूमिन,
ये सृष्टि में केवल दो ही चीज़ों में पाई जाती है। एक है उसमें से हल्दी जो भारत में पैदा होती है वनस्पति, और एक है वो अपना देसी गाय का गौमूत्र जिसमें कर्क्यूमिन पाया जाता है। तो ये कैंसर के सेल्स को मारने का बहुत ही कारगर है, तो उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी बात है कि गाय के गौमूत्र में, जैसे हमने थोड़ी सी कल चर्चा की थी कि जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये साबित किया था कि गौमूत्र में सोना पाया जाता है। देखो, ये शास्त्र और वेद तो सब पहले से ही कहते आ रहे हैं, लेकिन आज का जो मॉडर्न साइंस है, आज की जो जनरेशन है, उन सबको प्रमाण चाहिए कि साइंस के क्या क्या प्रमाण है, साइंस क्या कहता है इस मामले में। तो वो सब प्रमाण जो मांगते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रमाण है कि उसमें स्वर्ण क्षार पाया जाता है, लिक्विड सोना पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म एक अंतिम औषधि के रूप में मानी जाती है, अंतिम औषधि के रूप में देते हैं। यदि किसी रोगी के रोग इतने असाध्य हो गए हैं कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वैद्य उसे स्वर्ण भस्म खिलाता है। तो वैसे ही अगर गौमूत्र सामान्य रूप से भी उस व्यक्ति को पिलाया जाए तो बहुत सारे रोगों में वो फायदेमंद है। लेकिन बात ये है कि गौमूत्र को पीने का जो सही तरीका है वो भी क्या है। तो हम जहाँ बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जो गौमूत्र है वो सुबह मॉर्निंग में पीना चाहिए, 7 परत वाले कपड़े से छान कर पीना चाहिए। और अगर आप ऐसी कहीं जगह बैठे हैं कि जहाँ डायरेक्ट आपको ताज़ा गौमूत्र नहीं मिलता है, तो उसमें आप इस स्थिति में क्या करें, तो हमारे जो भी गव्य सिद्धर भाई बहन हैं, वो सब जो अर्क बनाते हैं, आप उनसे अर्क ले सकते हैं। उस अर्क में भी कल हमने आपको बताया था कि उसमें केवल और केवल एक कंटेंट हटाया जाता है उसमें से, और वो अमोनिया कंटेंट है। बाकी सारे कंटेंट उसमें आपको मिल सकते हैं। प्लस में उसमें कुछ वनस्पतियों का भी मिश्रण कर दिया जाता है, तो वो वनस्पतियाँ भी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो वो अर्क आप ले सकते हैं। अब है कि गौमूत्र का रख रखाव कितने समय तक, और गौमूत्र कब लिया हुआ गाय से। देखो, सबसे बेस्ट जो औषधि है वो तो वही है कि ताज़ा गौमूत्र गाय से लो और उसे पी लो। क्योंकि वाघभट्ट जी ने जहाँ पर भी चर्चा की है गौमूत्र की, वहाँ पर उन्होंने अर्क के बारे में नहीं लिखा है कहीं पर भी। उन्होंने ताज़ा गौमूत्र के बारे में लिखा है। ये तो हमारे जो संस्था है, हमारी संस्था के द्वारा, विद्यापीठम के द्वारा ये सब अच्छे विकल्प ढूंढ कर निकाले गए हैं, रिसर्च करके निकाले गए हैं। बाकी तो उन्होंने ताज़ा गौमूत्र की चर्चा की है। और वो ताज़ा गौमूत्र जो फायदे देता है, वो रखा हुआ गौमूत्र फायदा नहीं देता। रखा हुआ गौमूत्र से हमारा मतलब है कि जैसे बहुत सारे लोग, जब गौमूत्र पीने की बात आती है तो बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि दीदी गौशाला हमसे बहुत दूर है, 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, तो गाय का गौमूत्र आज मैं ले आता हूँ और उसको 5 दिन तक क्या मैं पी सकता हूँ रख कर? नहीं पी सकते, 5 दिन तक नहीं पी सकते उसे। आज का लाया हुआ गौमूत्र आज ही पीना है, और बेस्ट तो ये रहे कि आप केवल 1 घंटे के अंतराल में ही उसको पी लें, नहीं तो उसमें असंतुलन हो जाता है। उसके जितने भी 18 तत्व हैं ये घट बढ़ जाते हैं, इनका जो अनुपात है वो बिगड़ जाता है। और अनुपात, किसी भी चीज़ का अनुपात जब बिगड़ जाए तो बहुत मुश्किल होती है कि वो उस चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए कि इससे कोई रोगी ठीक भी होगा या ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो मैक्सिमम 1 घंटा है, वरना 15 मिनट के अंतर पीते हैं तो वो बहुत अच्छा है। और सूर्य उदय से पहले अगर उसे पीते हैं तो बहुत अच्छा है। तो गौमूत्र का ये सबसे पीने का अच्छा तरीका है। और कभी भी गौमूत्र को दूसरे धातु के पात्र में ना रखें, जो कल हमने बताए उन्हीं धातुओं में आप उसका उपयोग करें। गौमूत्र की जो वैलिडिटी है वो कभी खराब नहीं होता, वैसे कभी भी खराब नहीं होता, लेकिन उसमें जैसे कल बताया था कि अमोनिया गैस बढ़ जाती है। जैसे गंगा जल में 100 साल तक कीड़े नहीं पड़ते, ठीक उसी प्रकार से गौमूत्र में भी कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, कभी गौमूत्र खराब नहीं होता है। परंतु पीने योग्य गौमूत्र वही है। हाँ, अर्क बनाने में हम काफ़ी पुराना गौमूत्र रखा हो उसका भी उपयोग कर सकते हैं, अर्क उसका बना सकते हैं। उसके कोई भी दूसरे और कॉस्मेटिक्स के उपयोग में ले सकते हैं रखे हुए गौमूत्र को, खाद के रूप में गौमूत्र को काम में ले सकते हैं रखा हुआ है तो। लेकिन किसी भी स्थिति में पीने के योग्य वो गौमूत्र नहीं रहता, बहुत तेज हो जाता है, उसको नहीं पीना चाहिए। तो ये थी गौमूत्र की। अब गौमूत्र का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? घनवटी बनाकर आप रख सकते हैं।
तो घनवटी कैसे बनाई जाती है गौमूत्र से, कि जब बनाते हैं तो आपको एक वीडियो शेयर करेंगे, आपको वीडियो शेयर करा दूंगी मैं, कि जब अर्क बनाते हैं, अर्क बनाने के बाद में गौमूत्र में क्षार तत्व बचता है, गाढ़ा जो गौमूत्र है वो बचता है। तो वो जो गौमूत्र है उसे आप कढ़ाई में डालकर जब गर्म करेंगे तो धीरे धीरे जैसे दूध से मावा बन जाता है, आपने देखा होगा दूध से मावा बनाते हुए हलवाई को, जैसे धीरे धीरे दूध से मावा बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से उस क्षार को अगर हम गर्म कर रहे हैं, या गौमूत्र को भी आप गर्म करेंगे, तो धीरे धीरे गौमूत्र को गर्म करते हुए जब आप देखेंगे तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें एक काला मावा तैयार हो जाता है गौमूत्र से। वह काला मावा जो है वो घन कहलाता है, और उसमें किसी भी वनस्पति का पाउडर मिलाकर हम घनवटी बना सकते हैं। किसी भी वनस्पति का पाउडर मिलाएं और उसमें घनवटी बन जाएगी। अपने हाथ से छोटी छोटी वटी बना लें, ये घनवटी कहलाती है। घनवटी बनाकर हम रख सकते हैं और इसे कभी भी यूज़ में ले सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होती। ये भी एक तरीका है गौमूत्र को सेव करने का। गौमूत्र सेव किया जा सकता है इससे, और काफ़ी समय तक इसे रखा जा सकता है। लंबे समय तक इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर घन भी आपने बना के रखा तो घन भी कभी ख़राब नहीं होता, उसे भी लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये गौमूत्र को स्टोर किया जा सकता है घन के रूप में, घनवटी के रूप में, लेकिन उसे ताज़ा गौमूत्र पीना है तो उसे ताज़ा ही पीना है, ताज़ा के अलावा दूसरा कोई उसका पीने का कोई विकल्प नहीं है। यदि विकल्प के रूप में हम देखें तो गव्य सिद्धर ही एक अंतिम सहारा दिखते हैं, उनके पास हम जाएं और उनसे अर्क लें और उस अर्क का सेवन कर सकते हैं। अर्क भी कभी ख़राब नहीं होता। देखो कई अर्क की बोतलें, जैसे कुछ कंपनियां भी अर्क बनाती हैं, उनकी बोतलों पर लिखा हुआ आता है कि एक्सपायरी डेट ये है इसकी, लेकिन गौमूत्र कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। गौमूत्र अर्क कभी एक्सपायर नहीं होता। वो हो सकता है उनकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि जिनको लिखना पड़ता हो उसमें, लेकिन कभी भी गौमूत्र अर्क ख़राब नहीं होता है। आप उसे अगर कई सालों से भी आपके पास रखा हुआ है तो आप उसे पी सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वो प्लास्टिक की बजाय अगर इस कांच की बोतल में रखा हुआ हो तो अच्छा है। कांच की बोतल में रखे हुए को आप उसे सेवन कर सकते हैं। चर्म रोगी के लिए गौमूत्र जो है वो लगाने में बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत फ़ायदे हैं गौमूत्र के चर्म रोगी के लिए, कि जैसे किसी को सोराइसिस हुआ है, या किसी को दाद है, खाज है, खुजली है, इस तरह के जो रोग हैं, अगर एक जो सफ़ेद जो रोग होता है उसको रोग को हम छोड़ दें, चर्म रोग में जिसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं, उसको अगर हम छोड़ दें, बाकी सारे जितने भी रोग हैं चर्म रोग, उन सारे ही रोगों में फंगल इन्फेक्शन अगर कोई हुआ है, उन सब में गौमूत्र बहुत काम आता है, बहुत अच्छी दवा है लगाने के लिए। तो सबसे अच्छा तो ये है कि गौमूत्र की उस चर्म रोगी के शरीर पर मालिश करवा दें, अच्छे से उसके शरीर में ताज़ा गौमूत्र लें और उसके पूरे शरीर पर मालिश करा दें। मालिश कराने के बाद उसे कम से कम 15 मिनट तक शरीर पर रखें, और 15 मिनट रखने के बाद में अगर उस समय धूप में जाया जाए, धूप का सेवन अगर करा दिया जाए उस स्थिति में बॉडी को, तो और भी अच्छा होता है। और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद में फिर उस व्यक्ति को गुनगुने पानी से स्नान कराएं। ना ठंडा पानी होना चाहिए ज़्यादा और ना ही गर्म पानी होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा जैसी स्थिति हो पानी की, उस पानी से स्नान कराएं। और साबुन, सारे ही साबुन, एक पंचगव्य साबुन छोड़कर बाकी जितने भी बाज़ार के साबुन हैं, चाहे वो कोई नीम के नाम से ही साबुन क्यों नहीं आ रहा हो बाज़ार में, वो सारे ही साबुन में कास्टिक सोडा डला हुआ होता है, तो कास्टिक से बचाएं व्यक्ति को। तो कोई भी साबुन उपयोग में ना लें। मुल्तानी मिट्टी से नहा सकते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी से नहा सकते हैं, या फिर पंचगव्य से नहा सकते हैं, गोबर से नहा सकते हैं, दूध से नहा सकते हैं, या नींबू से भी नहाया जा सकता है। लेकिन सोराइसिस वाला व्यक्ति जिसको घाव हो रखे हों वो नींबू का उपयोग ना करें। तो नहाने के लिए ये उपयोग में ले सकते हैं। और 15-20 मिनट बाद में गौमूत्र को बिल्कुल स्नान से हटा दें, और हटाने के बाद उसे सूती कपड़े से शरीर को पोंछ लें। और पोंछने के बाद आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, या फिर एक तेल जो हमारे गव्य सिद्धर भाई बहन बनाते हैं, आप उस तेल का उपयोग बॉडी पर कर सकते हैं।
तो उस तेल को भी आप लगा सकते हैं। और वातावरण की शुद्धि के लिए भी गौमूत्र बहुत अच्छा है। और वर्तमान समय में गौमूत्र की जैसी कोई दूसरी दवा नहीं हो सकती। जो कोरोना काल जो चल रहा है, जो एक बहुत बड़ा मतलब ये समझ लो कि हम लोगों के साथ खिलवाड़ जो किया जा रहा है कोरोना के नाम पर, और कंपनियां बहुत सारे तरह के सैनिटाइज़र बेच रही हैं, बहुत सारे केमिकल्स बेच रही हैं। जिस अल्कोहल को हम घर में नहीं लाना चाहते, और अल्कोहल पीकर कोई आदमी जा रहा हो तो उससे हम लोगों को नफरत हो जाती है। सड़क पर जाता हुआ वो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, और मजबूरी है कि लोग घर में अल्कोहल से बना हुआ सैनिटाइज़र लेकर आते हैं, और उससे जब देखो तब हाथ धो रहे हैं। मंदिर में जा रहे हैं तो सैनिटाइज़र से, अल्कोहल से हाथ धोकर अंदर जा रहे हैं, या कहीं पवित्र स्थान पर जा रहे हैं तो वहाँ सैनिटाइज़र से हाथ धोकर जा रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य हो सकता है कि ये इस तरह का ये सब हो रहा है। बाकी शुद्ध और प्राकृतिक रूप से जो सैनिटाइजर है, हाँ, तो जो सैनिटाइजर का जो केमिकल सैनिटाइजर का जो उपयोग हो रहा है, उससे बहुत सारे लोगों को शरीर की और अन्य बीमारियां, मतलब मुझे कहते हुए थोड़ा सा संकोच होता है इसमें कि मुझे समझ में नहीं आता कि इससे वायरस मरता होगा या नहीं मरता होगा, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन ये बात हम गारंटी से कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सैनिटाइजर का उपयोग रेगुलरली करता है और बहुत ज़्यादा करेगा तो कोई ना कोई स्किन डिजीज उसको वैसे ही हो सकती है, वो नुकसान जरूर कर रहा है उसको। नियमित रूप से इस तरह से जो दिन में 10 बार 20 बार हम लोग सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो उसका भी बहुत अच्छा विकल्प है हमारे पास देसी गौमाता का गौमूत्र। देसी गौमाता के अगर गौमूत्र से हम लोग सैनिटाइजर करें अपने हाथ को, और इसमें पुराना गौमूत्र बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। जितना पुराना होगा, जितना पुराना रखा गौमूत्र रहेगा, वो और भी अच्छा काम करेगा। और निश्चित रूप से कि वो अल्कोहल का मुझे नहीं पता कि वो वायरस को मार पाता है कि नहीं मार पाता, उसका मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से गौमूत्र, हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौमूत्र निश्चित रूप से वायरस को मारता है। क्यों? क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जैसी भी जो भी शरीर पर कोई बीमारी होती है, आप गौमूत्र को केवल 2-3 दिन अप्लाई कर दो, बस 2-3 दिन अप्लाई करने मात्र से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। आप कुछ भी मेडिसिन भी मत दो उसको, खाली गौमूत्र उसके शरीर पर अप्लाई आप करेंगे तो वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उसका तो हम कह सकते हैं कि गौमूत्र बिल्कुल नेचुरल सैनिटाइजर जो अगर आपको चाहिए तो वो गौमूत्र है। और उसमें कई लोग फिर हमें कहते हैं कि जैसे हम लोगों को तो गौमूत्र में कभी स्मेल जैसा नहीं लगता, हम लोगों को तो उल्टा उसमें खुशबू आती है कि गौमूत्र में। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसा कहते हैं कि साहब हमें इसमें स्मेल आती है। तो हम उन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि वो लोग, हमारे जो गव्य सिद्धर भाई बहन हैं, वो नीम के पत्ते और नीम का जो फल है उसको डालकर और उसका डिस्टिलेशन करके और फिर अर्क बनाते हैं वो लोग उसका। तो उसमें वही है कि अमोनिया सेपरेट हो जाती है, और उसके बाद में वो बिल्कुल इस जो गंध है उसकी, वो गंध उसमें नहीं आती है। तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं नेचुरल रूप से। और उसे बनाने के लिए भी मैं आपको एक सरल विधि बता देती हूँ कि आप उसे अपने घर में भी बना सकते हैं, या हम लोगों के यहाँ स्टोर जो हैं उनसे आप मांग सकते हैं। पंचगव्य.org से आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन सरल इसका तरीका आप घर में भी बनाने का आप सीख सकते हैं, अगर आप थोड़ा परिश्रम कर सकें तो। कि गाय का गौमूत्र लो, 1 लीटर जैसे गौमूत्र लिया, अनुपात आप अपने हिसाब से फिर बना सकते हैं कि 1 लीटर गाय का गौमूत्र लो और उसे आप स्टील का या मिट्टी का पात्र ले लो, उसे गैस पर रखकर और गर्म करें। जब उसे गैस पर रखकर आप गर्म करें तो उसका लगभग 30% भाग उड़ा दो। 30% भाग जब उसका उड़ जाएगा तो वो 70% जो बचा उसमें आप कुछ नीम के पत्ते डाल दो, या अच्छा और भी अच्छा रहे कि आप उसमें नीम का जो फल है उसको थोड़ा कूट के डाल दो। नीम का फल लिया, जैसे 50 ग्राम के आसपास नीम का फल ले लो 1 लीटर में, और अमोनिया उड़ने के बाद जब लगभग उसका 30% उड़ जाए, उस समय आप 50 ग्राम निमोली ले लो, नीम का फल ले लो, उसे कूट दो और इमाम दस्ते में, और उसे कूट के और फिर उसमें छोड़ दो, और उसमें 2-4 उबाल अच्छी तरह लगा दो कि उसका जो रस है वो उस गौमूत्र में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फिर उसे छान कर आप किसी भी कांच की बोतल में भर के रख लें, या स्प्रे वाली बोतल में भर के रख लें। ये आपका बहुत ही अच्छा नेचुरल प्राकृतिक सैनिटाइजर है, किसी भी तरह का कोई रोग नहीं। और अगर स्किन में और भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है किसी को, तो वो भी इससे पूर्णतः ठीक हो जाएगी।
तो गौमूत्र के बहुत सारे उपयोग हैं। आपको घर में सफाई करनी है तो जब हम पोछा लगाते हैं तो उसमें भी आप इसकी एक ढक्कन 5 ml के आसपास आधी बाल्टी पानी में आप डाल सकते हो इस सैनिटाइज़र को। दूसरा, आप कार में भी, आप अपनी कार में भी सैनिटाइज़र की बोतल में रख के आप इसे रख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको सैनिटाइज़र का उपयोग चाहिए आप वहाँ वहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सैनिटाइज़र नेचुरल आप बना सकते हैं, पत्ते डाल के भी, आप नीम के पत्ते डाल के भी बना सकते हैं। ये जो अभी सैनिटाइजर बताया ना, ये जरा थोड़ा रिपीट करेंगे? हाँ, वापस करते हैं। 1 लीटर गाय का गौमूत्र लो, ताज़ा, पुराना हो तो भी चलेगा लेकिन ताज़ा है तो अच्छा है। गाय का गौमूत्र 1 लीटर लें और उसे स्टील के भगोने या फिर स्टील के भगोने में आप डालें। स्टील के भगोने में डालकर उसे गर्म करें और गर्म करते हुए इसका 30% भाग उड़ा दें। 30% का मतलब कि यदि 1 लीटर गौमूत्र लिया है तो उसमें से 300 ml उड़ा दें और उसके बाद जो आपके पास 700 ml गौमूत्र उसमें बचा हुआ है, उस समय आप उसमें 50 ग्राम नीम का फल कूट कर डाल दें। और नीम का फल अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो नीम के पत्ते, 100 ग्राम नीम के पत्ते आप उसमें डाल दें कूट कर, और उससे 5-7 उबाल लगा दें कि अच्छी तरह से उसका जो रस है, नीम का जो रस है वो निकल जाए, गौमूत्र में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और फिर आप उसे कपड़े से छान लें। छान कर ठंडा करके आप किसी भी कांच की बोतल में उसे भर के रख दें, स्प्रे वाली बोतल में आप भर के रख दें। ये आपका नेचुरल सैनिटाइजर बन जाएगा। तो हमारी बात चल रही थी कि पोछा लगाने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट गौमूत्र भी आप उसमें डाल सकते हैं क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत से ऐसे फंगल इन्फेक्शन घर में भी हो जाते हैं। जहाँ जहाँ सीलन होती है घर में, वहाँ वहाँ ऐसे फंगस हो जाती है और फिर उससे बहुत सारे चर्म रोग हो जाते हैं, या सर्दी जुकाम, फेफड़ों जैसे जिसको भी एलर्जिकल प्रॉब्लम होती है तो उससे फंगल इन्फेक्शन से बहुत सारी प्रॉब्लम, अस्थमा जैसा हो जाता है। तो ऐसे रोगों से बचने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये गौमूत्र बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो स्प्रे आपने तैयार किया, इसे किसी भी स्किन डिजीज़ में भी आप काम में ले सकते हैं बिना किसी संकोच के। बहुत अच्छी दवा है ये इसकी। कोई फोड़ा फुंसी हुआ है तो उसकी सफाई के लिए भी आप, डिटोल का काम करेगा ये आपके यहाँ पे। तो फोड़ा फुंसी की सफाई के लिए भी, किसी घाव की सफाई के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये गौमूत्र के बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे रोगों में गौमूत्र काम आता है। पीने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया कि एक बार में किसी भी व्यक्ति को आप 20 ml से ज़्यादा मत पिलाओ। कई लोग कहते हैं ना कि साहब गौमूत्र जो है वो बहुत सारा एक साथ हम पी लें। एक साथ पीने से मतलब है कि जैसे आधा कप भर के कप पी रहे हैं, या कोई आधा गिलास पी रहा है कि साहब मैं तो आधा गिलास गौमूत्र पी लूँगा या 1 कप गौमूत्र पी लूँगा। ये सब नहीं होना चाहिए। बिना किसी वैद्य या गव्यसिद्ध की सलाह के ऐसा नहीं करें। और ब्रह्म मुहूर्त में यदि गौमूत्र का पान किया जाए तो बहुत अच्छा है। और अच्छा है कि उसके आधे घंटे पहले और 1 घंटे बाद कुछ ना खाएं, जिससे वो बॉडी को पूरा ताकत दे सके। तो इसके बाद दूसरा जो हमारा तत्व गव्य आता है वो है घी। कि घी आजकल बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या बन गया है कि बाज़ार में देखो हजारों प्रकार के घी आ गए हैं। और जो वास्तव में जो घी था वो हमारे इस सृष्टि से शायद लुप्त होता हुआ जा रहा है। कि हमारी एक जो कौम है, हम लोग एक कौम के रूप में जो खड़े हो रहे हैं गव्य सिद्धर, इन लोगों को यदि छोड़ दिया जाए और कुछ ही ग्रामीण परिवेश अगर छोड़ दिया जाए, कुछ ही, वो भी कुछ समझ लो कि 20% ग्रामीण परिवेश ही, बाकी सब जगह हालत ऐसी हो चुकी है। तो इनको यदि छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे जो लोग हैं वो जो घी है उस घी को बिगाड़ दिया है पूरी तरह से। और हमारे इस ग्रुप में भी बहुत सारी बहनें भी हैं, उन लोगों को तो हम प्रणाम करते हैं कि जो बहनें फ्रिज में दूध रखती हैं और फिर उस दूध की मलाई हटाती हैं और मलाई हटाकर मलाई को गर्म करके और फिर घी बनाती हैं। तो उनको तो हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करते हैं कि वो मतलब इस प्रकृति को ख़राब करने में सबसे बड़ा योगदान ही वही कर रही हैं कि मलाई से घी बना रही हैं। बिल्कुल नहीं,
बहुत बुरा कर रहे हैं। आप अपने ही घर परिवार को, अपनी थोड़ी सी मेहनत ना करने के कारण अपने ही घर परिवार को बहुत बुरा कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, कि सीधा आप उनको, इससे अच्छा है कि ना खिलाएं। बहुत गलत चीज़ आप उनको खिला रहे हैं, तो वो सब चीज़ों से बचें। अभी जो आपने सामने पोस्टर आपने देखा, पोस्टर वापस चला गया है। हाँ, पोस्टर जो आपने देखा, ये जो पोस्टर लिखा है कि घृत विशुद्ध्यंती, जो घी है, ये घी संपूर्ण वातावरण को शुद्ध करता है, संपूर्ण घृत प्राश्य विशुद्ध्यंती, ये पोस्टर आपके सामने है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि घी के बहुत सारे उपयोग हैं, पर सबसे पहले कि घी के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, उससे भी पहले हम अगर इस बात को सीख लें कि घी बनता कैसे है, घी कहते किसे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो सृष्टि मंथन वाला पोस्टर है स्वानंद भाई, एक बार उसको स्क्रीन पर लगाएं। सृष्टि मंथन वाला पोस्टर, तो पहले घी कैसे बनता था, घी को बनाने की सही विधि क्या है और किसे हम घी कह सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो बात आती है कि जो दूध है, वो दूध शाम को गोधूली वेला के बाद निकलना चाहिए और सुबह सूर्य उदय से पहले निकलना चाहिए घी बनाने के लिए, अगर सही घृत आपको बनाना है तो हमारा यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि गोधूली जो वेला है वो किसे कहते हैं। तो आप में से अगर कोई व्यक्ति जानता है कि गोधूली वेला किसे कहते हैं, तो कृपया एक बार अपना म्यूट खोलकर बताएं कि कौन बता सकता है कि गोधूली वेला किसे कहते हैं। कोई बता पाएगा? हम हिंदुस्तान के लोग हैं, गो प्रधान संस्कृति में रहते हैं। हाँ बताइए, आप जो भी बताना चाहते हैं वो एक बार म्यूट अपना खोलें और खोल के बता सकते हैं कि गोधूली वेला किसे कहते हैं। हरिओम। हाँ हरिओम। जब गायें शाम को खेत से चरकर वापस आती हैं जी, तब उनके पैरों से जो धूली उठती है जी, और उस समय सूर्यास्त होने का समय हुआ होता है, तो सूरज लाल सा होता है जी, तो उस लाल प्रकाश में वो गायों के पैरों की धूली लाल कलर की दिखती है, जी, उस समय को गोधूली वेला कहते हैं या गोरज जी। अच्छा, अब मेरा सवाल है आपसे कि यह गाय जब सुबह चरने जाती है तो उस समय को भी गोधूली वेला कहना चाहिए ना, फिर वो भी वही, सूरज उस समय भी लाल होता है, गाय उस समय भी बाहर जाती है, उसमें भी रज उड़ती है, तो उस सुबह के समय को गोधूली वेला क्यों नहीं कह सकते? शाम के ही समय को गोधूली वेला क्यों कहते हैं? ये तो नहीं बता। हाँ, आप अपना म्यूट कीजिए, मैं बताती हूँ। देखो, वैसे उन्होंने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बता रहे हैं वो, कि जो शाम का समय है और जो गाय माता जब चर के और सूर्य लाल होने लगता है, जब गाय माता चर के अपने घर को वापस लौटती है, उस समय उनके पैरों से जो रज उछलकर आसमान में जाती है, तो उसे गोधूली वेला कहते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न भी सही था बिल्कुल, कि यही तो ये काम तो सुबह भी होता है, फिर ये सुबह उसे गोधूली वेला क्यों नहीं कहते? तो इसका कारण है कि जब गाय क्या बहुत ही संवेदनशील और बहुत ममता की मूर्ति होती है, आपके मन में एक बहुत बड़ी श्रद्धा पैदा होनी चाहिए इस बात को सुनकर, कि जब भी आज भी हमारे यहाँ जब भी किसी का विवाह होता है, तो विवाह के कार्ड में एक बात छपाई जाती है, आज भी बोलते हैं कि फेरे जो है वो गोधूली वेला में होंगे। लेकिन ठीक बात है कि कोई कराता नहीं है उस समय, संध्या के समय तो कोई आज गोधूली वेला में फेरे होते नहीं है, परंतु लिखवाते आज भी ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं इस समय का बहुत ज़्यादा महत्व था, और गौ जो है वो बहुत ममता की प्रतीक है, ममतामयी होती हैं, उनके भाव करुण होते हैं और वो अपने बच्चों के प्रति अथाह प्रेम रखती है। इस कारण से जब वो सुबह चरने जाते हैं, जब वो चरने के लिए सुबह घर से निकलते हैं, तो उनका यद्यपि भूख जो है वो सताती है और चरने जाना भी होता है, लेकिन उनका जो मन है वो बछड़े और अपने मालिक को छोड़कर जाने का मन नहीं करता है उसका। तो वो बहुत ही बेमन से, भूख लगी है तो भी वो बहुत बेमन से बछड़े की तरफ बार बार देखती हुई, रंभाती हुई वो वहाँ से निकलती है। और जैसे वो वहाँ
चरने के लिए जाती है तो बहुत धीरे जाती है, दौड़ती नहीं है। उसके मन में ना एक गति का भाव नहीं होता, एक उत्साह का भाव नहीं होता किसी भी तरह का। फिर भी वो बेमन से चरने जाती है, उदास मन से चरने जाती है कि मैं आज दिन भर बछड़े से दूर रहूंगी, मालिक से दूर रहूंगी, ऐसा सोचकर वो जाती है। पर फिर भी मालिक के कहने के अनुसार वो चर के घूमने के लिए निकल जाती है। इसलिए उसके जो गति जो है वो बहुत स्लो होती है। इस कारण जो रज है वो आसमान में नहीं जाती है, और जो सुबह का जो वातावरण है वो उस समय बिल्कुल उदासीन वातावरण हो जाता है जब गाय चरने जाती है तब। क्यों? क्योंकि गाय माता का मन ही उस समय उदास होता है। और जब शाम का समय होता है, जब वो पूरे दिन भर चलती है, जब शाम का समय होता है, गाय घड़ी नहीं पहनती है, उसे नहीं पता होता है कि घड़ी में समय क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही वो सूरज को लाल देखते हैं, और लाल सूरज जैसे ही उन्होंने देखा, अपनी पूंछ को उठा के और रंभाते हुए वो दौड़ना शुरू करते हैं कि अब घर चलने का समय आ गया, बछड़ा तेरा इंतजार कर रहा होगा, उधर मालिक तेरी राह देख रहा होगा कि गाय लेट कैसे हो गई है। तो उस समय वो माँ माँ की आवाज़ करते हुए तेज गति से दौड़ना जब शुरू करती हैं, तो उस समय उनके चरण जमीन में जहाँ जहाँ टिकते हैं उससे जो धूल आसमान में जाती है, और वो एक वातावरण प्रेममय हो जाता है, वात्सल्यमय वातावरण हो जाता है। जब चारों तरफ से, गांव में पहले ऐसा ही होता था कि चारों तरफ रास्ते निकला करते थे गांव में, और चारों तरफ से गाय माता जब गांव में प्रवेश करती है तो चारों तरफ से एक प्रेममय वातावरण उस गांव के लिए बनता था। और गाय माता रंभाते हुए जब अपने बछड़े के पास, मालिक के पास पहुंचती है तो एक बहुत ममतामय वातावरण उसको जाने, बछड़े को चाटना शुरू करती है थनों से। ऐसा भी कई बार होता है कि जब बहुत ज़्यादा उसके मन में प्रेम आ जाता है तो उसके थनों से दूध की धारा रास्ते में ही गिरना शुरू हो जाती है, और फिर वो दौड़कर अपने बछड़े के पास पहुंचती है, उसे चाटने लगती है, मालिक के पास आती है, मालिक को चाटने लगती है। और दूध का जो समय है वो उसी समय दूध निकाला जाता है गाय का। तो वो जो वातावरण है वो वात्सल्यमय और प्रेममय वातावरण होता है। और शास्त्र कहते हैं कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जब पर्यावरण में रहती है, वातावरण में रहती है, उस समय में जो भी कार्य किया जाए वह कार्य पूर्णतः सफल ही होता है। इसलिए हमारे सभी शादी के कार्ड में हमारे भाई बहन सभी लोग ये लिखवाते थे कि जो फेरे हैं, जो दो जीवों का जो मिलन है, सृष्टि का जो एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं ये लोग, ये सृष्टि के एक बड़े भारी काम में सहयोग अपना जो देने वाले हैं ये लोग जब एक हों तो उस समय ये प्रेममय वातावरण हो, ये वात्सल्यमय वातावरण हो सृष्टि का, तो निश्चित रूप से वो शादियाँ सफल होती थी। और वर्तमान में आप देख सकते हैं कि जो राक्षसी जो समय है, लगभग 12 बजे का, 11 बजे का, रात के 1 बजे का, उस समय में यदि जो फेरे होते हैं तो निश्चित रूप से वो शादियां भी आज हम देख रहे हैं कि लगभग 80% शादियां आज निष्फल ही हैं। उनका कोई फल जो सृष्टि को, जो इस प्रकृति को मिलना चाहिए वो उचित नहीं मिल पाता है। तो ये थी गोधूली वेला। तो गोधूली वेला से के बाद में अगर दूध निकाला जाए, और जो सुबह का जो दूध है वो सूर्य उदय से पहले जो दूध निकलता है उस दूध में को हमेशा ढक कर रखें। जैसे गाय के यहाँ से दूध निकाला, और दूध को निकालकर कभी भी खुला दूध नहीं रखना चाहिए। हमको याद आता है कि अगर आपका भी किसी का कोई बैकग्राउंड गांव से रहा होगा तो आपने देखा होगा कि हेलो, तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि जो गोधूली सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ। हाँ जी, इसको ऐसा भी तो मान सकते हैं कि जैसे गौ माता है वो चारागाह में अपना विचरण कर रही है, तो अपनी जो सूर्य नाड़ी से सूर्य की रश्मियों को भी अपना कवर करती हैं वो पूरा, और जब शाम को गोधूली में वापस जाती हैं तो उसमें जो ऊर्जा है तो गोधूली में भी मिक्स कर देती हूँ, मिला देती हूँ। नहीं, उसमें मिलाने का जो तरीका होता है ना, आप एक बार म्यूट करें इसको। हाँ, देखो कल हमारी ये चर्चा हो चुकी थी, और प्रसन्न काल में अगर प्रसन्न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे भी ना फिर वो एकदम कंटिन्यूटी टूट जाती है उससे। हाँ, बाकी जो आपने फिर भी जो बताया मैं उसके बारे में बताती हूँ कि जो आप जो कह रहे हैं कि वो उसमें गोधूली में मिलाती है, नहीं मिल सकता वो चीज़, क्योंकि गाय को ये जो सूर्य केतु नाड़ी से जो भी ऊर्जा एनर्जी लेती है
उसका एक तरीका होता है कि उसको कैसे पचाती है वो, उस समय दिन भर में वो स्टोर करती है उसमें, और जब संध्या रात्रि के समय जब वो बैठती है और बैठ के जब वो जुगाली करती है, मुंह चलाने को बार बार जो गौमाता मुंह चलाती है उसे जुगाली कहते हैं। जब वो जुगाली करती है तो उस सूर्य केतु नाड़ी से अपनी उस तीनों एनर्जी को तीनों गव्यों में मिलाती है। ये निश्चित है कि गाय का जो ओरा है वो लगभग 9 मीटर तक का ओरा होता है। सबसे बड़ा जो ओरा है वो गाय का ही होता है, लेकिन गौ माता के पास तो पॉजिटिव एनर्जी वैसे ही बहुत है कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत पीड़ा तकलीफ जब होती है, हमें भी कभी जीवन में कभी कुछ निराशा का भाव जब हमारे मन में भी कभी कोई जीवन में आता है, तो हम भी यही एक रास्ता हमारे पास होता है कि थोड़ी 10-20-50 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए जाकर गौ माता के पास बैठ जाते हैं, और बैठकर उनके पास जाकर बैठने से ही, उनकी पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आने से ही जो मानसिक जो तनाव है, देखो समस्याएं जीवन की जो हैं वो रहेंगी बनी हुई, लेकिन जो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा था वो मानसिक तनाव निश्चित रूप से उनके पॉजिटिव ऑरे में जाने मात्र से ही खत्म हो जाता है। तो ये तो नहीं होता कि भाई वो उसमें मिला पाती, मिलाने के लिए उनको जुगाली करना जरूरी होता है। और दिन भर जब गाय माता चरती है तो जुगाली नहीं करती है, जुगाली वो शाम के समय दूध देने के बाद में जब वो बैठ जाती है विश्राम की स्थिति में, तब आप कभी भी देखो कि वो जुगाली करना शुरू करते हैं, वो उस समय ये मिश्रण का काम शुरू होता है। तो हमारी बात चल रही थी कि जो दूध है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही निकाला जाए और शाम को गोधूली वेला के में निकाला जाए। तो वो जो दूध हुआ, अब उसको गर्म करें। सुबह का दूध सुबह गर्म होगा और शाम का दूध शाम को गर्म होगा। जो सुबह का दूध जो गर्म करते हैं तो उसे दूध को मिट्टी की हांडी में गर्म करना चाहिए, और यदि आप मिट्टी की हांडी में गर्म नहीं करते हैं तो फिर आप उसे लोहे के पात्र में गर्म करना चाहिए। सबसे जो बेस्ट पात्र है दूध गर्म करने का गौ माता का, वो फिर है लोहे का। धातु में अगर हम बात करें तो वो लोहे का, वरना मिट्टी अच्छा है। बाकी सारे ही पात्र ठीक नहीं है, वो हमने एक चला ली है ये कि ठीक है कि 304-316 ग्रेड का स्टील का अगर पात्र है तो वो काम में लिया जा सकता है, लेकिन नहीं ले तो अच्छा है। आप लोग बहुत बार किसी प्रोग्राम फंक्शन में कहीं भी जाते हैं या कहीं बहुत अच्छे होटलों में कहीं आप जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि लोग कढ़ाई का दूध बनाकर पिलाते हैं। एक अलग ही महत्व होता है कि साहब ये कढ़ाई का दूध है। तो कभी किसी ने विचार नहीं किया होगा इस बात पर कि कढ़ाई का दूध ही इतना मायने क्यों रखता है, कि कढ़ाई का दूध अच्छा लगता है बस। ज़्यादातर मैंने पिछली क्लास में भी ये बात पूछी थी कि कढ़ाई का दूध क्यों बनाया जाता है, क्यों कढ़ाई के दूध को इतना महत्व दिया जाता है कि साहब मैं आज कढ़ाई का दूध पी रहा हूँ। तो किसी ने भी शायद जवाब नहीं दे पाए थे कि बस ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है उसका, ये इस तरह के जवाब आए थे। लेकिन इसका एक साइंस है, इसका एक विज्ञान है, वो आपको समझना चाहिए कि गाय का जो दूध है वो संपूर्ण आहार है, संपूर्ण भोजन है। अगर कोई व्यक्ति गाय का दूध ही पीकर जीवन यापन करना चाहे तो निश्चित रूप से उसका जीवन यापन हो सकता है, उसकी बॉडी में किसी भी तत्व की कमी नहीं आएगी, संपूर्ण आहार है ये। बहुत सारे साधु संतों के बारे में आपने ऐसा सुना होगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में अन्न बिल्कुल भी नहीं खाया, दूसरे कुछ भी नहीं खाया, केवल गाय के दूध पर ही वो रहे। तो गाय का दूध पीकर वो अपना जीवन जिए और अच्छा जीवन जिए। हम अन्न खाने वाले लोगों से बहुत अच्छा जीवन जी कर गए, स्वस्थ जीवन जी कर गए और काफ़ी लंबी आयु उन्होंने प्राप्त की। ऐसा बहुत साधु संतों के बारे में आपने सुना होगा। तो जो मैंने बताया कि जो गाय का दूध है वह संपूर्ण आहार है, लेकिन उसमें एक तत्व की कमी होती है, वो बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर ही होता है, और वो है आयरन कंटेंट। आयरन, गाय के दूध में आयरन नहीं होता है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए, आयरन तत्व की पूर्ति करने के लिए गाय के दूध को यदि लोहे के पात्र में गर्म कर दिया जाए तो उसका आयरन कंटेंट पूरा हो जाता है। तो उसका आयरन कंटेंट भी पूरा हो जाता है। दूसरा, मिट्टी में भी आयरन पाया जाता है, तो मिट्टी में भी आयरन कंटेंट पूरा हो जाता है। तो मिट्टी के पात्र में भी गर्म किया जा सकता है दूध को, और लोहे के पात्र में भी दूध को गर्म किया जा सकता है। इस प्रकार से आयरन कंटेंट पूरा करने के लिए ही, स्वादिष्ट तो निश्चित रूप से होगा ही होगा, लेकिन इस कंटेंट को पूरा करने के लिए उसमें ऐसा करना चाहिए, करते हैं।
तो लोहे का जो पात्र है वो ज़्यादा अच्छा है। लोहे के पात्र में आप उसका उपयोग करें, उस दूध को गर्म करें, या फिर मिट्टी के पात्र में उस दूध को गर्म करें तो वो दूध ठंडा हो फिर, और ठंडा होने के बाद उसे मिट्टी के पात्र में ही जामन लगाकर उसे जमा दें उसको, दही बनाएं उसका। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है लगाकर 3 बजे, आवाज नहीं आ रही है। 3 बजे से लेकर, अब आ रही है, हाँ, आ रही है। 3 बजे से लेकर और सुबह सूर्य उदय तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उसे मंथन विधि से विलोना किया जाना चाहिए। अब आप एक बार पोस्टर की तरफ ध्यान से देखें। पोस्टर की तरफ आप देखकर समझ पाएंगे कि मंथन विधि क्या होती है। मंथन में देखो, एक हाथ इसमें दिख रहा है, देवता का हाथ है, और दूसरा जो हाथ है वो दानव का हाथ दिख रहा है, देव और दानव। तो इसका मतलब हमारा एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड है। और दूसरा ये आप देख पा रहे होंगे नीचे कि मंथन जब हो रहा है, दूध दही का जो मंथन किया जा रहा है, विलोना जब किया जा रहा है, आप अपना म्यूट कीजिए ना। जोशी जी आप अपना म्यूट कीजिए। अरे नहीं कर सकते तुम। हाँ अब ठीक है, कोई भी अपना म्यूट मत खोलो ना, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है चित्र, इस चित्र में मंथन जब किया जा रहा है तो मंथन में आपको 3 प्रकार की ऊर्जाएं निकलती हुई दिख रही होंगी। ध्यान से आप इसमें देखिए, एक तरफ ऊर्जा जा रही है विष्णु ऊर्जा, एक तरफ है शिव ऊर्जा, और एक तरफ है ब्रह्म ऊर्जा। ये मैं इसका पूरा आपको साइंस समझा रही हूँ कि बहुत लोग आपसे प्रश्न करेंगे इस बात का कि वस्तुतः 400-500 रुपए लीटर घी में और 3000 रुपए लीटर घी में अंतर क्या है। तो ये बात आपको समझानी पड़ेगी, इसका पूरा विज्ञान आपको लोगों को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार की ऊर्जा आपको दिखाई दे रही है। ये जब मंथन हुआ, लेफ्ट और राइट जब हम किया, तो दही के जो प्रोटॉन थे वो आपस में टकराए। अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें एक तरफ घूमने वाली मशीन का उपयोग करते हैं। गांव में अगर आप जाएंगे तो मिक्सी जैसा, मतलब समझ लो मिक्सी जैसी मशीन का उपयोग करते हैं दही को विलोने के लिए। वो बिल्कुल गलत बात है। एक के पीछे यदि एक व्यक्ति हमेशा जिंदगी भर भी दौड़ता रहे, अगर दोनों एक ही स्पीड से दौड़ रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति उसे नहीं पा सकता, एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकते। तो इस नहीं मिल सकते वो जब लोग एक दूसरे से, तो उस स्थिति में वो आपस में टकराएंगे नहीं, और टकराएंगे नहीं तो प्रोटॉन आपस में जब नहीं टकराए तो विस्फोट नहीं होगा, और विस्फोट जब नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि एनर्जी भी नहीं निकलेगी। 3 प्रकार की जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी भी नहीं निकल पाएगी। तो एनर्जी कब निकलती है कि जब प्रोटॉन विपरीत दिशा से आए और विपरीत दिशा से आकर टकरा रहे हों, और ये टकराएंगे जब आप लेफ्ट और राइट करेंगे, एक बार लेफ्ट खींचेंगे और एक बार राइट खींचेंगे तो ये प्रोटॉन टकराएंगे। इसका एक साइंस में, आज जो मॉडर्न साइंस में एक टॉपिक चलता है वो है बिग बैंग थ्योरी, कि स्विट्जरलैंड की भूमि पर मॉडर्न साइंस ने एक परीक्षण किया और सूर्य के प्रकाश के तेज के माध्यम से उतनी गति से, उतनी ही स्पीड से उन्होंने प्रोटॉन को तोड़ने की बात की, कि प्रोटॉन को दौड़ाया। और जब वो प्रोटॉन एक विपरीत दिशा से उस सुरंग में आए और जब आपस में तेज गति से वो टकराए, सूर्य के प्रकाश की गति से वो टकराए, तो उसमें भी 3 ऊर्जाएं निकलती हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो सब कहते हैं। नाभिकीय विखंडन जो होता है साइंस में, जो टॉपिक चलते हैं, तो उस टॉपिक के आधार पर ही कि हमारे वेदों में भी ये चित्र है, वेदों में भी ये बात लिखी हुई है कि जब समुद्र का मंथन हुआ, जब दही का मंथन किया जाता है, तो उसमें भी विपरीत दिशा से जब दही के प्रोटॉन टकराते हैं तो 3 प्रकार की एनर्जी निकलती है, जिसमें एक एनर्जी को हम कहते हैं विष्णु ऊर्जा, एक को हम कहते हैं शिव ऊर्जा, और एक को हम कहते हैं ब्रह्म ऊर्जा। जैसे हमने कल ब्रह्म ऊर्जा की बात की थी तो आपको एक बात समझ में आ गई थी शायद कल, कि ब्रह्म जो ऊर्जा है वो एक अदृश्य शक्ति है,
अदृश्य ऊर्जा है वो दिखाई नहीं देती, वो दूसरी ऊर्जा को बांध के रखने का काम करती है। दोनों ऊर्जाओं को बांध के, कौन कौन सी ऊर्जाओं को? शिव को और विष्णु को बांध के रखने का काम करती है, और वो करती है ब्रह्म ऊर्जा। इसमें मैं एक और बात से आपको थोड़ा तीनों ऊर्जाओं के बारे में समझाऊं तो अच्छे से आप समझ पाएंगे कि जैसे हमारे घर पर कोई एक अननोन व्यक्ति आया जिसे हम जानते नहीं हैं, देखने में बंदा बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब गोरा चिट्टा है समझ लो, उसका स्किन पार्ट हम उसको कह सकते हैं कि उसका स्किन पार्ट जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, चमकदार स्किन है, गौरी वर्ण का है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये उसका शिव पार्ट हम देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? उसका केवल एक शिव पार्ट देख पा रहे हैं। दूसरा, हमने उसको देखा कि हष्ट पुष्ट भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ूं कि वहाँ पढ़ूं, एक हष्ट पुष्ट है, उसका मासल पार्ट भी बहुत अच्छा है, और उसका जो मासल पार्ट बहुत अच्छा है तो हम उसे देख कर ये कह सकते हैं कि इसका विष्णु पार्ट भी बहुत अच्छा है, इसका विष्णु ऊर्जा भी बहुत अच्छी है। लेकिन उस व्यक्ति को देखकर हम दो चीजें पहचान पाए, दो ऊर्जाओं की पहचान कर पाए हैं, शिव की और विष्णु की। लेकिन उसका ब्रह्म लेवल क्या है, उसका बुद्धि लेवल क्या है, उसका ज्ञान का लेवल क्या है, ये हम उस व्यक्ति को आते ही नहीं पहचान पाते हैं कि उसका ब्रह्म क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम उस आदमी का से व्यवहार करेंगे, जब हम उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो हमें उसका बुद्धि लेवल पता चलेगा। इससे पहले उसका बुद्धि लेवल हमें पता नहीं चला, उसका ब्रह्म क्या है ये हम। क्लियर नहीं आ रही है दी, आवाज में आज क्या हो रहा है? आवाज पीट पीट करके आ रही है। आपका ही नेटवर्क खराब है, बाकी सबको सुनाई दे रहा है ना? आपके ही नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आप नेटवर्क में बैठिए। सुनाई दे रहा है, सबको बहुत अच्छा, हाँ सबको बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, आपको नहीं सुन रहा। आप केवल नेटवर्क में बैठिए आप। हाँ, हमारे यहाँ से अब नेटवर्क बिल्कुल सही चल रहा है, आप नेटवर्क में जाइए। तो उसका बुद्धि लेवल हमें पता नहीं चलता, तो जब हम उससे बातचीत व्यवहार करेंगे तो उसका बुद्धि लेवल हमें पता चलेगा, ये उसकी ब्रह्म ऊर्जा है, ये उसका ब्रह्म पार्ट है। तो अब आप इन तीनों ऊर्जाओं के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि तीनों ऊर्जाएं क्या है। तो ऐसे ही अगर हम गाय के घी का उपयोग करते हैं, गाय का शुद्ध घी, वैदिक विधि से जो घी बनता है उस घी का हम उपयोग करते हैं, तो उस घी में तीनों ऊर्जाएं समाहित होंगी। अदृश्य ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा भी उसमें होती है। लेकिन यदि हम केवल मलाई से घी बनाते हैं, या एक तरफ घूमने वाली मशीन से हम घी बनाते हैं, या बाजार में बिकने वाले किसी दूसरी विधि से घी जो बनते हैं, उस घी का यदि हम उपयोग करते हैं तो उस घी में केवल दो ही चीज दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? कि घी जैसा वो दिखता है, शिव पार्ट दिख रहा है, उसमें वजन है, उसका विष्णु पार्ट है। लेकिन उस घी का सेवन करने से बुद्धि लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका मानसिक लेवल क्या बन पाएगा, क्योंकि घी जो है वो बुद्धि कारक है, मानसिक स्तर को बढ़ाने वाला है। तो उस घी को खाकर उसे क्या मानसिक शक्ति मिलेगी वो नहीं कहा जा सकता उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रह्म ऊर्जा है ही नहीं, तो उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो घी जैसा दिखने वाला एक पदार्थ है, केवल दो ऊर्जाओं का संग्रह है, और बिना ब्रह्म ऊर्जा वाली कोई भी चीज यदि हम खाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों का बहुत ही अहित होता है। और मैं कहती हूँ कि भाई बहन, आज तो हम जो लोग हैं वो अधिकांश चीजें ही विदाउट ब्रह्म ऊर्जा की खा रहे हैं। इसी बीच में मैं एक और टॉपिक आपको यहीं लेकर आती हूँ जो यहीं के यहीं समझ आएगा, आगे वापस हम इसी पोस्टर पर चलेंगे फिर, कि आजकल जो अनाज जो चल रहा है, ये जो अनाज हम जो खा रहे हैं, ये सारा अनाज हाइब्रिड अनाज है। और हाइब्रिड बीज में भी होता क्या है कि हाइब्रिड बीज में लोग उससे छेड़छाड़ की जाती है, उसके डीएनए से छेड़छाड़ की जाती है। ये सामने एक पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको एक केला दिख रहा है सामने। तो आप ये देखिए कि अंदर से जो केला छिला हुआ है वो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये केले का विष्णु पार्ट है, मासल पार्ट जिसको हम कह सकते हैं। बहुत सुंदर दिख रहा है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है, मन कर रहा है कि हाँ खा लें इसको उठा के। दूसरा, इसका जो छिलका है
उसके छिलके में आप देखें तो उस छिलके में स्यू पार्ट है, इसके छिलके में, तो वो स्यू पार्ट भी अच्छा दिख रहा है। लेकिन इस केले को खाने से जो कंटेंट हमें मिलने चाहिए, जो ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए, जो ताकत हमें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती? केवल पेट भर सकता है, लेकिन जो मिलना चाहिए था इस केले के माध्यम से वो नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि इसमें भी ब्रह्म तत्व नहीं है। ऐसे ही हमारा गेहूं का जो दाना है, गेहूं का जो हम गेहूं खाते हैं या चावल हम खाते हैं, तो जब भी हम किसी दुकान पर चावल खरीदने जाते हैं या गेहूं खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हाथ में उठाकर दाना देखते हैं, और उसकी भी वही दो चीज़, जो मेहमान की हमने दो चीज़ देखी, उसकी भी वही दो चीज़ देखते हैं कि बाहर से दाना चमकदार होना चाहिए और दूसरा दाना मोटा होना चाहिए। इसके अलावा हम तीसरी बात पर विचार ही नहीं करते कि इस दाने को खाने से हमें कौन सी ऊर्जा मिलेगी, कौन सी ताकत मिलेगी, क्या मानसिक स्तर हमारा ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात पर हम कभी विचार नहीं करते हैं। ये जो हाइब्रिड आया है, ये एक ऐसी क्रांति है, और हम आप सब लोगों के माध्यम से, इस गौ मंगलम संस्था के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग, जो हम सब मिलकर ये जो प्रकृति में जो ये सब चीज़ें फैली हुई हैं, ये एक भ्रम जो फैल गया है, ये जो है, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, हम क्या सहयोग अपना दे सकते हैं, कैसे हम लोगों को समझा सकते हैं। तो आपने हरियाणा में एक बहुत बड़ा अभियान चला, और वो अभियान का नाम था बीटी कपास। इसी से संबंधित है, वो मैं आपको बता रही हूँ। बीटी कपास, बीटी कपास का मतलब क्या कि एक ऐसा हाइब्रिड अनाज है कपास का, ऐसा हाइब्रिड बीज है कपास का कि जिसको बहुत सारी बीज की जो कंपनियां हैं, मोंसेंटो जैसी बहुत सारी और भी बहुत सारी कंपनियां जो भारत में विदेशी कंपनियां हाइब्रिड के नाम पर काम कर रही हैं, वो जो कंपनियां हैं वो सारी कंपनी यहाँ पर हाइब्रिड अनाज बीज बेच रही हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कृपया थोड़ा आवाज सुधार दें। आवाज हमारी आ रही है, आवाज हमें आ रही है। कुछ आपके यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ होगा नेटवर्क का। हाँ, आपके यहाँ प्रॉब्लम है, बाकी सबको आवाज आ रही है। तो ये जो कंपनी है ये बीज बेचती है, और देखो ये जो अब कंपनियां बीज बेचने वाली जो भी कंपनियां भारत में आई हैं, ये आप समझ लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भी, इसमें आप थोड़ी समझ बनाना अपनी, ये एक राष्ट्र का मैटर है, ये इस देश का मैटर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भी कई गुना ज्यादा ताकत लेकर आई है ये कंपनियां। और ये कंपनियां इस तरह से हमारे हाथ काट देंगी कि हम लोग बैठे देखते रह जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचने वाला है, अगर इसी गति से हम लोगों ने हाइब्रिड पर हमारे किसान भाई काम करते रहे, अगर हमने उनकी समझ नहीं बनाई तो एक बीटी कपास का बीज लो और एक देसी कपास का बीज लो। दो भाई हैं और दोनों भाई के पास एक एक बीघा जमीन है। अगर वो दोनों भाई, एक भाई जो है बीटी कपास का अनाज उगाता है और एक भाई जो है यदि वो दूसरा अनाज, देसी अनाज उगाता है, तो निश्चित रूप से जो बीटी कपास उगाता है उसकी फसल दुगनी होगी, यानी वो पहले भाई से, देसी कपास बोने वाले भाई से डबल पैसा कमाएगा। अगर देसी कपास बोने वाले ने 50,000 रुपये कमाए हैं तो वो 1 लाख रुपए की फसल बेचेगा, दूसरा भाई 1 लाख रुपए कमाएगा। ये बात निश्चित सही है, लेकिन इससे कितने नुकसान हो रहे हैं ये हम समझ नहीं पाए हैं कि जो भी दूसरी जो कंपनियां हैं, जो भी बीटी कपास को जिस किसान ने बोया, अगर वो उसमें से 5 किलो अनाज रख ले, 5 किलो बीज रख ले कि अगले साल मैं इसको खेत में उगा लूंगा, वो नहीं उगा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी फर्टिलिटी पावर है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसमें फर्टिलिटी होगी ही नहीं। तो हम लोग जिसमें फर्टिलिटी नहीं होगी उस बीज का हम करें क्या? तो ऐसे धीरे 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 करके आज बीटी कपास आ गई है तो कपास का देसी बीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अनाज गेहूं का खत्म होगा, चावल का होगा, फिर फलों का होगा, ऐसे करके धीरे 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 करके सारे अनाज का यदि हमारा बीज खत्म हो जाएगा और बीज के लिए हम इन कंपनियों पर डिपेंड हो जाएंगे, तो ये कंपनियां जो भी कंडीशन रखेंगी, आज ये कंपनी बीज को 1000 रुपये किलो बेचती हैं तो आज 1000 रुपये किलो हम लेते हैं, लेकिन जिस दिन ये कंपनियां ये कहने लगेंगी कि आपके पास जितनी ज़मीन है उसका 20% आप रखिए और 80% लगान
जैसा ही एक ये मायना बना दें कि 80% माल हमको दीजिए आप, वरना आप अपनी खेती को पड़ा रखो, जमीन खाली रहेगी, हम आपको बीज देने वाले हैं नहीं, और किसानों के पास देसी बीज होगा नहीं, जो अपना बीज वो उगा लें उसमें, तो ये हमारी जो जमीन है वो खाली पड़ी रहेगी। यही स्थिति आने वाली है। क्यों? क्योंकि हम तो आने वाले सैकड़ों सालों के लिए हम तो इन कंपनियों पर डिपेंड हो गए बीज के लिए, हमारे पास तो बीज है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो ये जो एक बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को होने वाला है, और उनकी मनमानी जो चलने वाली है हम लोगों के, हमारे यहाँ किसान भाइयों पर, तो उसका नुकसान सारी पूरी भारत की जनता को उठाना पड़ेगा। तो ये एक समझ बननी चाहिए। और इन्होंने किया क्या है कि उसमें से ब्रह्म निकाल दिया, और ब्रह्म डीएनए से छेड़छाड़ की और ब्रह्म तत्व निकाला। ब्रह्म तत्व निकालने के बाद में उसकी फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो गई। और वही स्थिति हम लोगों के साथ हुई है कि आप विचार कर देखें कि अगर आज से हम 20 से 25 साल पीछे भी चले जाएं, तो किसी भी बड़े से बड़े शहर में आप 25 साल पहले का रिकॉर्ड ढूंढ लें कि वहां पर आपको फर्टिलिटी के हॉस्पिटल नहीं दिखते थे, फर्टिलिटी के हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। और एक कोई बड़े गांव में कोई एक कपल ऐसा मिलता था जिसको संतान नहीं हो, वरना सभी लोगों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती थी। क्यों? क्योंकि अनाज शुद्ध और प्राकृतिक खाते थे। और आज जितना हम हाइब्रिड खा रहे हैं, तो हाइब्रिड में ब्रह्म तत्व ही नहीं है, और जो ब्रह्म तत्व जिसका फर्टिलिटी ताकत नहीं है जिस अन्न के पास, अगर उस अन्न का हम सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों के शरीर में भी फर्टिलिटी की जो ताकत है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। और आज देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे चलने लग गए कि जहां फर्टिलिटी के हॉस्पिटल हर कॉलोनी में आपको मिल जाएंगे। हर शहर में तो मिलेगा ही, लेकिन धीरे धीरे हर कॉलोनी में आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे। ये इस देश के साथ हो रहा है। तो इस तरफ मैं आपका थोड़ा सा बीच में ध्यान केंद्रित करने आई थी कि आप ये इस पर भी थोड़ा विचार करें और हाइब्रिड चीज़ों से बिल्कुल बचें। ये एक बहुत बड़ा, कल को हमारी संतान, सोच कर देखो कि हमारा वंश ना चले, हमारी आने वाली जो संतान हो वो नपुंसक हो जाए, जैसे हमारे वंश वृद्धि रुक जाए, तो क्या हमारे उसका जीवन का महत्व है? क्या हम लोग इस राष्ट्र को दे पाए? क्या हम इस धरती के लिए कर पाए? क्या हम अपने हिंदुस्तान के लिए कर पाए? तो इस तरफ हम सबका ध्यान देना चाहिए, और हमें किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए कि आप देसी बीज उगाओ और हम आपका डबल रेट में खरीद देंगे। कभी भी किसान को ऐसा मत कहो कि वो कम पैसे में हमें कोई चीज़ दे। अगर शुद्ध प्राकृतिक नेचुरल चीज़ आपको मिल रही है तो उसको आप डबल दाम देने में भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये उस किसान के साथ कंपटीशन का दौर चल रहा है। वो किसान भी आपके लिए अच्छा अनाज पैदा कर रहा है, तो हम सबको इस बात पर विचार करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि आप ब्रह्म और शिव और विष्णु ऊर्जा को अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वापस हम अपने घी पर आ जाते हैं, दही मंथन पर आ जाते हैं। तो ये तीनों ऊर्जाएं उसी में निकलेंगी जब आप मंथन करेंगे, और मंथन करने के बाद जो मक्खन जो आप निकालेंगे उसको पानी से धोना चाहिए, कम से कम 2-3 बार पानी से धोने का मतलब है कि आप शुद्ध पानी में उसे डालें और पानी को बदल दें। 2-3 बार उस पानी में से उस मक्खन को धोकर निकाल लें, और फिर उसे मिट्टी की हांडी में रख दें। और मिट्टी की हांडी में रखने के बाद आप उसे कंडों की आग पर गर्म करें। मक्खन को कंडे की आग पर गर्म करें। जब कंडे की आग पर मक्खन धीरे धीरे गर्म होगा, और अगर आपके पास कंडे की व्यवस्था नहीं है, आप गैस पर ही उसको करना चाहते हैं, तो गैस को बिल्कुल सिम रखें और उसे धीरे धीरे अपने मन से धीरे धीरे उसे गर्म होने दें। एक समय आएगा कि जब वो पूर्णतः पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद में उसका कुछ छाछ जैसा जो पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। उस छाछ जैसे पार्ट को चम्मच की सहायता से आप अलग कर लें, और फिर निथार विधि से आप कांच के या मिट्टी के बर्तन में घी को डाल लें धीरे धीरे बहुत, और कपड़ा, सफ़ेद कपड़े से छान कर डालें उसको भी। विधि निथार रखें। निथार विधि आप समझ रहे होंगे कि बिना हिलाए उसको दूसरे पात्र में ऊपर से निथार कर डालना है और सफ़ेद कपड़े से छानना है।
जो वो सफ़ेद कपड़े से छन्ने के बाद जो कांच के डिब्बे में जो आपके पास घी आया, वही वैदिक घी है, वही मंथन किया हुआ घी है, वही बिलोना घी होता है। और इसमें भी जो रई का हम उपयोग करते हैं, वो रई जो है लकड़ी की हो तो बहुत अच्छी है, वरना कोई भी लोहे जैसे धातु की भी चल सकती है, लेकिन लकड़ी की हो तो बहुत अच्छी, और लकड़ी में भी आम की लकड़ी की हो तो और भी अच्छी है। तो इस तरह से मंथन करके और फिर उसको धीमी आग पर गरम करें। गरम करने के बाद निथार विधि से सफ़ेद कपड़े से छानकर उसे कांच के पात्र में डाल दें और फिर उस घी को रखें। और महर्षि वाग्भट जी ने कहा है कि घी नया और अनाज पुराना, कि ये घी जो खाने योग्य घी है वो नया ही खाना चाहिए। नए घी का मतलब है कि 3 महीने तक का जो आप घी है उसे खाने में यूज़ ले सकते हैं, और इसके बाद जो 6 महीने पुराना, 5 महीने पुराना जो घी हो गया है, उस घी का आप केवल और केवल उसका उपयोग आप करें औषधि के लिए। वो औषधि बन चुका है। आपको घी खाना है तो नया घी खाएं, 3 महीने तक का घी आप खाएं। रोज़ का घी रोज़ भी खाया जा सकता है। तो ये है घी बनाने की विधि। ये घी मंथन विधि से जो बना, ये घी बनता है इस तरह से। इसमें तीनों ऊर्जाओं का समावेश रहता है। इन तीनों ऊर्जाओं के सहयोग से जो घी बना वो है। हाँ बोले। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अपन ने दूध पकाया, फिर उसके बाद उसको दही जमाना है, फिर उसका कैसे निकालना है, ये वाली प्रोसेस में बताइए। ये एक बार बाद में बात करेंगे अपन, आधे घंटे बाद, प्रश्न काल बीच में है ना, तब आएगा ना, तब अपन बात करेंगे। ओके। अब बात आती है कि घी को खाना कैसे चाहिए। देखो, खाने के लिए मक्खन और मिश्री बहुत अच्छी है। बच्चों को खाने के लिए मक्खन मिश्री बहुत अच्छा है, तो बच्चों को मक्खन मिश्री आप खिलाएं। मिश्री का मिश्रण मक्खन के साथ बहुत अच्छा है। और घी के साथ भी आप बूरा जो आता है हमारा देसी खांड, जिसको हम कहते हैं नेचुरल खांड जिसे कहते हैं, उसको मिक्स करके भी खाया जा सकता है। चावल में घी डालकर खाया जा सकता है, दाल में घी डालकर खाया जा सकता है, दलिए में घी डालकर खाया जा सकता है, लेकिन रोटी में घी डालकर नहीं खाना चाहिए। और गेहूं की रोटी, विशेषकर गेहूं की रोटी में घी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे वो रोटी पचने में थोड़ी दिक्कत होती है। बाजरे की रोटी है, ज्वारी की रोटी है, मक्का की रोटी है, उसके साथ घी खाया जा सकता है आसानी से, लेकिन गेहूं की रोटी के साथ आपको घी अवॉइड करना चाहिए। और घी खाने का जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है पीना चाहिए उसको। कई लोग तो घी को खाली कटोरी में डालकर उसे गर्म करके घुट घुट करके भी पी लेते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन जो लोग ऐसे घी नहीं पी पाते हैं, उन लोगों के लिए घी पीने का अच्छा जो तरीका है कि रात्रि में जब आप सोते समय दूध पीते हैं, 2 चम्मच घी आप दूध में डालकर पिएं। बच्चों को 1 चम्मच घी रात्रि के दूध में डालकर बच्चों को पिलाएं, बहुत अच्छा है। और अगर किसी को घी पीना, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की समस्या है, या किसी को पाइल्स हो रखे हैं, तो ऐसे लोगों को हम घी खाने के लिए कहते हैं। पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ऐसे लोगों को हम घी पीने की सलाह देते हैं। हमारे कपिल सिद्धर भाई सब घी पीने की सलाह उनको देते हैं। तो उस व्यक्ति को घी कैसे पीना है, फिर उस व्यक्ति को घी पीने के लिए 1 तेज गिलास गर्म पानी का करें, और उस गर्म पानी के गिलास में 2 चम्मच घी डालें। ये 2 चम्मच घी वयस्क व्यक्ति के लिए है। जो वयस्क है उसको 2 चम्मच गाय का घी उस गिलास में डालें, और उसे घूट घूट करके चाय की तरह गरम गरम ही पीना है। चाय की तरह पीना है, एक एक घूट करके, जैसे आप चाय पीते हैं ना चुस्कियाँ लेकर, वैसे ही इसको पीना चाहिए। ये गाय का घी एक बहुत ही अच्छी दर्द निवारक दवा का भी काम करता है। यदि आप किसी दिन बहुत थक गए हैं, बहुत काम कर लिया है आपने, और बहुत ज़्यादा थकावट फील कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह का जो समय है, उस सुबह के समय में आप गर्म पानी
एक गिलास लें और उसमें 2 चम्मच गाय का घी डालें और उसे घूट घूट करके पिएं तो 15 मिनट में आपकी बॉडी से पूरा पेन गायब हो जाएगा, आपकी पूरी तरह से थकावट खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। दूसरा, हमारे घर में बहन बेटियां बहू जो भी हैं उन सबको भी जो पीरियड्स की जो समस्या होती है, मंथली जो समस्या होती है, उसमें कईयों को इस तरह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेनफुल होते हैं पीरियड्स उनको और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कईयों को तो गोली खानी पड़ती है या कई बच्चियों को तो स्कूल से छुट्टियां करके और फिर इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ऐसी मैंने कई लोगों से सुना है, कई पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं। तो उन स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी ये जो गाय का घी है ये अमृत है, बहुत अच्छी, ये बहुत लोगों पर आजमाया हुआ है हमारा, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। इसके लिए कहीं आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, वही 1 गिलास गर्म पानी किया और उसमें 2 चम्मच गाय का घी मिलाया और मिलाकर उस बेटी को आप पीने के लिए एक एक घूंट धीरे धीरे गरम गरम पीने के लिए आप दे दो। विदिन 15 मिनट में ही आप देखेंगे कि उसका पेट का दर्द, पैरों का दर्द, कमर का दर्द पूर्णतः खत्म हो जाता है, पूर्णतः बिल्कुल वो रिलीफ में आ जाती है और आपको ऐसा लगेगा कि जो बिस्तर में पड़ी थी वो आराम से उठकर अपना काम कर पाती है। बहुत अच्छी कारगर दवा है। और जितने भी आप और मेडिसिन्स खाते हैं तो आप अपने उन्हीं डॉक्टरों से आप पूछ कर देखना कि पीरियड्स टाइम में पेन किलर जो आप खा रहे हैं या पेन किलर इंजेक्शन जो ले रहे हैं उसके कितने सारे नुकसान हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। और ये किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं और आपकी बॉडी को बिल्कुल बहुत अच्छा तरो और ताजगी से युक्त कर देंगे। और रेगुलर जब भी आपको पीरियड आए उस समय आप ये सब शुरू करवा दें उन बहन जी को, तो उनका जब वो पीरियड टाइम रहेगा तो धीरे धीरे करके ये समस्या उसकी ख़त्म हो जाएगी। और रात्रि के समय उसे दूध में डालकर अगर आप ये देते रहेंगे तो पूर्णतः उनकी ये समस्या धीरे धीरे करके ख़त्म भी हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी कारगर दवा है। पुरुषों का पौरुष गुण बढ़ाने के लिए रात्रि के दूध में 2 चम्मच घी और 2 चुटकी हल्दी डालकर पीने से पौरुष गुण में वृद्धि होती है। तो गाय का घी जो है ये पौरुष तत्व को भी बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों के क्या है, फर्टिलिटी की समस्या जो आ जाती है कि सब शादी को बहुत सारा समय निकल गया है और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसमें भी गाय का घी बहुत कारगर है, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है। स्पर्म काउंटिंग अगर किसी भाई को कम होते हैं तो उसकी वजह से डॉक्टर उसको कहता है कि भाई स्पर्म काउंटिंग कम है, इस वजह से आप पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी गाय का घी बहुत अच्छा है। वो रात्रि को ही दूध में पीना चाहिए, दिन के समय कभी भी दूध नहीं पीना है। इसलिए दिन में यदि आपको घी पीना है तो पानी में डालकर पिए, गर्म पानी में डालकर पिए, दाल में डालकर पी सकते हैं, है ना, या कोई लिक्विड, आप कोई सब्जी बनाते हैं तो उस लिक्विड सब्जी में डालकर आप पी सकते हैं। लेकिन दूध में डालकर पिए तो केवल और केवल रात्रि को ही पिए, सूर्यास्त के बाद ही पिएंगे। तो ये घी खाने का ये अच्छा तरीका है, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। ये इस तरह से अगर आप घी का सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपके सामने जो पोस्टर है आप उसे पढ़ भी सकते हैं। और ऊपर जैसे हमने बताया कि जो घी है वो नया खाना है, पुराना अनाज खाना है। अनाज को कभी भी इस साल का पैदा हुआ अनाज इस साल नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमारे पूर्वज हमेशा कोठी टंकियां भरकर रखते थे कि पिछले साल का अनाज इस साल खाएंगे और इस साल जो अनाज पैदा हुआ है वो आने वाले अगले साल में खाएंगे। लेकिन हम लोग अब आज बाजार से जब अनाज लाते हैं तो कभी इन बातों का पर विचार ही नहीं करते, विचार क्या मानसिकता ही नहीं बन पाती हमारी कि ऐसा भी कुछ हमें देखना है। हम तो केवल अनाज का शिव पाठ और विष्णु पाठ देखकर खरीद कर ले आते हैं। तो इन बातों पर भी विचार करें। अनाज इस साल का पैदा हुआ अनाज इसी साल खाते हैं तो हमारी आंतों को और डाइजेशन सिस्टम जो है हमारा अंदर की ये जो मशीनें हैं, बड़ी आंत जो है, इनको काफ़ी नुकसान होता है। और जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे व्यक्तियों को तो नया अनाज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 1 साल पुराना ही अनाज खाना अच्छा रहेगा उसके लिए।
और आगे आता है कि ये प्रकृति को बहुत शुद्ध बनाए रखता है गाय का घी। प्रकृति वातावरण को बहुत अच्छा बना के रखता है। आपको दिख रहा होगा कि हवन हो रहा है और हवन से ऊपर जो गैस जो बनकर जाता है वो प्रोपलिन नाम की गैस तैयार होती है। प्रोपलिन ऑक्साइड जो वर्षा करने में सहायक होती है। तो जहाँ यज्ञ और हवन होते हैं लेकिन वो हों देसी गाय के घी से, देसी गाय के बिलोने वाले शुद्ध घी से अगर कहीं हवन होता है तो निश्चित रूप से इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रोपलिन नाम की गैस आसमान में बनती है जो मेघों को खींचने का काम करती है। वो गैस, इसका साइंस ये है कि मेघ को, बादलों को खींचने का काम करती है और जिस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है उस क्षेत्र में फिर बारिश हो जाती है। जैसे हमारे काफ़ी पुराने जो पूर्वज हैं वो बहुत, आज से मान लो कि लगभग 50 साल पहले ऐसा हुआ ही करता था कि जो छोटे छोटे गांव, कबीले, कस्बे जो हैं उनमें अगर बारिश नहीं हुई बारिश के मौसम में तो उस स्थिति में गांव के लोग क्या करते थे कि हर घर में जाकर घी मांग कर लाते थे कि भाई आप भी अपना घी दो, आप भी अपना घी दो, और घी को इकट्ठा करते थे और चौपाड़ में जाकर यज्ञ करते थे, हवन करते थे। तो उससे निश्चित रूप से बारिश हो भी जाती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे भाई बहन ये प्रपाटी नहीं पड़ती। कोई भी प्रपाटी, कोई परंपरा जो अगर चली है तो कहीं ना कहीं उस परंपरा का हमारी संस्कृति में कोई महत्व रहा होगा, कोई सत्य घटना उस पर आधारित होगी, तभी कोई परंपरा चली है, वरना कोई परंपरा नहीं बनती। तो वो यज्ञ करते और उस यज्ञ से उस समय प्रोपलिन गैस आसमान में तैयार होती और जो आसपास के क्षेत्रों में जो बादल होते थे उनको खींचने का काम करती और फिर वहाँ बारिश हो जाती थी। तो लोग कहते थे कि इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ करवाया गया है। और उस समय क्या है, हर घर में गाय ही होती थी और गाय का ही घी इकट्ठा होता था और सब घरों में सुबह सुबह बिलोना होता था। आज तो गाँव में भी बिलोना नहीं होता है, आज तो सब गाँव वाले मशीन लेकर आ गए और वो भी एक तरफ घूमने वाली मशीनें हैं उनके पास भी। लेकिन पहले सब बिलोना ही करती थी माताएं जल्दी उठकर, तो सबके घर में वही देसी घी मिलता था तो उससे हवन होता था। आजकल तो हम लोग प्रणाम कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि जो बाजार में एक अलग ही प्रकार का घी आने लगा पूजा के नाम से, और उसका घी लाकर उसमें बत्तियां भिगो भिगो के और देवताओं के मंदिर में जला देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इससे अच्छा है कि आप एक सूखा गोबर ले लें और सूखा गोबर, खाली सूखा गोबर ही जला दें, उस पर कोई घी भी नहीं डालें, तो वो भी ज़्यादा बेस्ट है पर्यावरण के लिए। लेकिन किसी भी प्रकार से इस तरह की हरकतें जो लोग कर रहे हैं वो केवल अपने घर परिवार को तो बिगाड़ ही रहे हैं, अशुद्ध कर ही रहे हैं, लेकिन इस वातावरण के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो शर्म ही आनी चाहिए। और ऐसी कंपनियां भी बहुत तैयार हो गई जो 100-100 रुपये का घी तैयार कर रही हैं कि साहब ये बत्ती का घी है, ये बत्ती का घी करके बाजार में अलग से घी आने लगा है। तो ऐसे लोगों को से बचे हम, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आज भी लोग हवन करते हैं। अब भी गांव में हमने सुना है कि आज भी लोग हवन करते हैं अगर किसी गांव में बारिश नहीं हुई तो। लेकिन वो लोग घी का क्या करते हैं कि पीपा खरीद के लेके आते हैं बाजार से। गांव में किसी के पास गाय है, किसी के पास नहीं है, या लोगों ने जर्सी ला के रख लिए हैं पैसे के लालच में। किसान भी भैंस ला के रख लिए हैं, जर्सी गाय रखती हैं, ज़्यादा दूध देती हैं वो, इसलिए तो पीपा खरीद के लाते हैं और फिर उससे गांव वाले मिलकर हवन करते हैं। और फिर क्या, बारिश नहीं होती है, उल्टा वहाँ से बादल भाग और जाते हैं उससे। तो फिर किसान के, ये गांव के लोग कहते हैं कि भैया भगवान बदल गया। वस्तुतः ये भगवान नहीं बदला, वस्तुतः ये घी बदल गया है। यदि शुद्ध घी का उपयोग किया गया होता तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बारिश होती और हमारी परंपरा जो है वो भी बनी रहती। लेकिन वो घी का उपयोग बंद हो गया है, तो उसका उपयोग ध्यान से हम करें। एक उदाहरण और मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इसमें ऑक्सीजन गैस निकलता है कि जो गाय का गोबर है, उस गाय के गोबर पर देसी गाय के घी का यदि हम आहुति देते हैं, देसी गाय का घी अगर हम उस पर जलाते हैं तो 1 तोला घी जलाने से, मात्र 10 ग्राम घी जलाने से 1600 टन ऑक्सीजन तैयार हो जाती है। दूसरी जो हानिकारक जो गैसें हैं वो ऑक्सीजन में बदल जाती हैं। ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन से वातावरण भरपूर हो जाता है। ऐसे ही हमारे घरों में पहले भी संध्या के समय दीपक जलाने की व्यवस्थाएं हुआ करती थी कि गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाते थे। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं थी, बहुत सोने चांदी के राम राधा कृष्ण के चित्र नहीं होंगे उनके पास,
लेकिन वो एक गाय का घी का दीपक जरूर एक कोने में जलाते थे, चाहे वो एक पत्थर ही खड़ा करते थे वहाँ पर, और वहाँ पर गाय के घी का दीपक जरूर जलाते थे। उससे भी एक लाभ यही होता था कि गाय का घी जलने से ऑक्सीजन मिलती है, और फिर वो संध्या के समय जलने के बाद जो भी दूसरी गैसें हानिकारक अगर घर में आ गई हैं तो वो गैसें निकल जाती थी और ऑक्सीजन घर में फैलता था, तो बच्चे रात भर सुकून से सोते थे ऑक्सीजन गैस में। ये एक रीज़न था संध्या के समय दीपक करने का भी। और आज तो हम लोग लाते ही बाजार से जहर खरीद के लाते हैं और उसका दीपक जलाते हैं, तो खुद ही जहर फैला रहे हैं घर में। तो नहीं है तो मत जलाओ। और एक भोपाल गैस कांड भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भोपाल गैस कांड जब हुआ मध्य प्रदेश में, तो उसमें जो हानिकारक गैस का जो रिसाव हुआ, उससे लगभग कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए। वहाँ के आसपास जहाँ रिसाव हुआ वहाँ तो कोई जीव जंतु भी शेष नहीं बच पाया। तो वहाँ पर एक नज़दीक रहने वाला ही एक परिवार जीवित रहा, जिसमें 5 लोग थे, वो आज भी जीवित हैं वो 5 लोग। तो उन 5 लोगों को जीवित रहने का जो कारण है वो यही है कि वो अपने घर में नित्य प्रति हवन किया करते थे। उस समय भी वो शायद हवन कर रहे थे, और उस हवन के प्रभाव से जो जहरीली गैस आई उसका प्रभाव उन पर नहीं हुआ, और वो व्यक्ति जिंदा है। आज भी सरकार उनको कभी कभी उनको जापान ले जाती है, तो कभी उनको अमेरिका ले जाती है, कभी रूस ले जाती है कि इन लोगों की जांच की जाए कि ये लोग उस घटना में जीवित कैसे बचे। मतलब ये भी एक दुख की बात हो गई उन लोगों के लिए कि साहब वो जीवित कैसे बचे। तो वो जो जीवन जो उनका है, वो व्यक्ति आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो आदमी बार बार ये बात कहता है, स्टेटमेंट देता है कि भाई हम तो हवन कर रहे थे और गोबर के कंडों पर गाय का घी जो डाल रहे थे उससे ऑक्सीजन इतना निकल रहा था कि हानिकारक गैस का हम लोगों को पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन विज्ञान इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है। ये हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ भी गाय की बात आती है, आज जो कोरोना काल चल रहा है उसमें गौमूत्र पिलाने वाले हर गौशाला के लोग, गौमूत्र से जुड़े हुए सब लोग ये बात कहते हैं कि गाय के गौमूत्र का सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं और गाय के गौमूत्र को पीने से कोरोना भी खत्म हो सकता है। लेकिन सरकारें हैं कि जो ट्रायल के लिए मौका ही नहीं देना चाहती, इस बात पर मौका ही नहीं देना चाहती। बहुत सारे हमारी विद्यापीठम की तरफ से भी सरकार के पास लेटर भेजा है गुरुजी ने, लेकिन उसका भी कुछ उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और सब चीज़ों में उनको प्रमाण चाहिए, वैज्ञानिक अवधारणा चाहिए। भाई शास्त्रों में आज आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो शास्त्र सम्मत ज्ञान है। आप विचार करें इस बात पर कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो शास्त्र सम्मत ज्ञान है। शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ है उन शास्त्रों के सूत्रों के आधार पर ये ज्ञान आगे बढ़ रहा है। तो आप शास्त्रीय अवधारणा यदि आप इसमें मांगे, सरकार अगर शास्त्रीय अवधारणा हमसे मांगे तो शास्त्रीय अवधारणा हम देने को तैयार हैं कि साहब फलाने शास्त्र में लिखा हुआ है, श्लोक नंबर इतने में लिखा हुआ है, सूत्र नंबर इतने में लिखा हुआ है कि हर प्रकार का वायरस गौमूत्र से मरता है। लेकिन उनको वैज्ञानिक अवधारणा चाहिए। अब वैज्ञानिक अवधारणा तो आयुर्वेद का विषय ही नहीं है, तो वैज्ञानिक अवधारणा लेबोरेटरी टेस्ट कहाँ से और कैसे दे सकते हैं? तो ये एक विडंबना है। तो कि गाय को मानना ही नहीं चाहते। तो इस तरह से जो भोपाल गैस कांड था वो भी इसका एक उदाहरण है कि वहाँ के जो वो 5 लोग जीवित रहे तो वो भी किस प्रकार से गाय माता ने उनकी रक्षा की। तो ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी बहुत अच्छा योगदान है किसका, घी का। और शक्ति के लिए भी बहुत अच्छा वरदान है, घी का वरदान ही साबित हुआ है। बहुत सारे रोगों की चिकित्सा, हार्ट का ब्लॉकेज है, हार्ट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, हार्ट कमज़ोर है, हार्ट को बलिष्ठ करना है तो भी गाय का घी ही खिलाएं। बच्चों को मक्खन और मिश्री के साथ खिलाएं। बच्चों को भी घी खिलाया जा सकता है लेकिन मात्रा उनमें सीमित ही होनी चाहिए। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो भी उसे घी ही खिलाना चाहिए, लेकिन होना वो देसी गाय का चाहिए। मॉडर्न साइंस के लोग, उस डॉक्टर जो हैं वो घी के लिए मना करते हैं, तो वो घी बिल्कुल जो बाजार का जो घी है उसके लिए मना कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं और वो कि उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यदि शुद्ध गाय का घी का उपयोग अगर किया जाए तो निश्चित रूप से उनको ठीक रहेगा। तो ये गाय के घी का उपयोग आप समझ पाए हैं, गाय का घी बनाना आप सीख पाए हैं।
अब 8:40 का समय हो गया है, तो लगभग 20 मिनट अपने पास हैं। तो आप लोग अगर कोई प्रश्न आप इस संबंध में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नमस्ते दीदी दीदी। पहले क्वेश्चन मैं करना चाह रही हूँ। हाँ जी बताएं। मैं ये कह रही थी कि जैसे मेरे पास गाय है, जी पूरी गाय है मेरे पास, जैसे मेरा जो दूध सुबह लग के आता है, जी। फिर उसके बाद मैं दूध को पकाऊं, फिर क्या करूं? दूध को पकाओ और पका के दिन का जो दूध है वो रखा रहे। जामुन उसमें संध्या के बाद ही लगाना है, रात्रि में। दिन में दूध को नहीं जमाना है। आप उसे गर्म करें और शाम को 6 घंटे का अंतराल जब हो जाए, जैसे मान लीजिए कि आपने अभी 10 बजे गर्म किया है दूध को, तो उसको 6 बजे वापस गर्म करो। 6 घंटे के अंतराल पे दूध को पुनः गर्म करना चाहिए। 6 बजे उसे पुनः गर्म कर दो और गर्म करके फिर ठंडा करो, और फिर रात का भी जो दूध है उसको भी आप अलग से गर्म करो और उसे भी ठंडा करो, और फिर दोनों को अलग अलग जमा दो। सूर्यास्त के बाद में आपको उसमें जामुन लगा के जमाना है। जी। जैसे मेरे घर पे तो बहुत गर्म रहता है, मैं ऊपर रहती हूँ, और अभी इस समय का जैसे मौसम ऐसा है, तो फिर दूध को कैसे बचाएं? गर्मी के समय में दूध 5 घंटे से पहले नहीं फटेगा आपका। जैसे आपने 10 बजे गर्म किया है तो लगभग 5 बजे तक फटने की कोई संभावना नहीं है, चाहे वो बेशक गर्मी में रखा रहे। और फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, दूध को नहीं फटेगा। आप रख के देख लीजिए आप। हाँ, 5 बजे वापस उसे गर्म करो। जैसे अब मैं मतलब रोज की रोज जमाऊं, रोज की रोज बनाऊं, उसको मैं कलेक्ट करूं कि भाई 2 या 3 दिन का दूध इकट्ठा करके बनाऊं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोज का रोज ही बनना चाहिए। देखो, दूध की जो वैलिडिटी है वो है ही बस 12 घंटे की वैलिडिटी है। दूध 12 घंटे बाद में जम जाना चाहिए ही चाहिए। सुबह 10 बजे अगर दूध गाय के थन से निकला है तो रात के 10 बजे से पहले उस दूध को जमा दो आप। उससे ज्यादा दूध की जीवित रहने की कैपेसिटी ही नहीं है। अच्छा। वो निमार्क हम यंत्र से निकल सकते हैं क्या? है जी। निमार्क सैनिटाइजर आपने बताया विधि बनाने का। हाँ जी। तो हम गोमूत्र अर्क से निकाल सकते हैं क्या? हाँ, गोमूत्र अर्क। जैसे आप अगर अर्क बना रहे हैं, कोई भी आपके पास मशीन है आपके पास डिस्टिलेशन मशीन? हाँ है मैडम। हाँ, तो डिस्टिलेशन मशीन आपके पास है, तो जैसे आप वही 10 लीटर गोमूत्र अगर डाल के बना रहे हैं, 10 लीटर गोमूत्र आपने प्लांट में डाला, तो आप उसमें कम से कम आधा किलो के आसपास उसके पत्ते डालिए, नीम के, या फिर नीम के फल डालिए, और फिर आप उसका अर्क बना दें, तो वो भी शुद्ध सैनिटाइजर है। ये जो हमने जो तरीका बताया, ये तो उन लोगों के लिए बताया है कि जो लोग गव्य सिद्धर नहीं हैं और जिनके पास डिस्टिलेशन का सामान नहीं है, तो वो गैस पे भी बना सकते हैं। जी, आप तो ज्यादा से ज्यादा बनाओ और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में उतारो उसको। ओके दीदी। हरिओम। हेलो। हाँ जी। आवाज साफ नहीं आ रहा भाई आपका, पता नहीं चल रहा क्या। फैटी लीवर में घी खाया जा सकता है? फैटी लीवर में जी नहीं, फैटी लीवर में घी खा सकते हैं शुद्ध, लेकिन एक सीमित मात्रा में, और वो भी पानी में डालकर पिए या दाल में डालकर ही लें। फैटी लीवर में भी ले सकते हैं। देखो, शरीर के जितने भी चैनल्स हैं, उन सारे चैनल्स की सफाई करने के लिए गाय का घी बहुत अच्छी चीज है। तो अगर आपके चैनल्स की सफाई होती है तो धीरे धीरे करके जो आपका लीवर फैटी हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। फैटी लीवर में घी खाया जा सकता है, और देसी गाय की छाछ बहुत अमृत का काम करेगी इसमें। फैटी लीवर में जीरा नमक मिलाकर आप छाछ का सेवन कराएं ऐसे रोगी को, बहुत ही अच्छी कारगर। और कोई? गौमूत्र अर्क बनाना मुझे पूछना था। वो मैं कल की क्लास नहीं अटेंड की थी, मैंने आज से अटेंड की है। तो वो टॉपिक अभी आएगा और उसका वीडियो डालेंगे। अभी वो नहीं आया, वो अभी आया नहीं है टॉपिक, अभी आगे आएगा वो टॉपिक। गौमूत्र अर्क कैसे आपने गौ अर्क बनाना नहीं बतलाया है? नहीं, उसका वीडियो डलेगा, उसका वीडियो आएगा एक, और उसका वीडियो के साथ में एक बार बताएंगे।
तो वो गौमूत्र अर्क कैसे बनता है वो बनाना बताएंगे। दीदी ये आपका जो अभी सब ये जो सेशन है वो रिकॉर्डेड मिलेंगे ना? हाँ रिकॉर्डेड मिलेंगे ये। जैसे और जो दीदी गोमूत्र घनावटी जो है हाँ वो बताने वाले हैं क्या कैसे बनाते हैं? हाँ वो एक बार उसका भी वीडियो ही आपके पास आएगा, वो बताते हुए कि किस तरह से ये देखो घनवटी बन रही है, उसका वीडियो आएगा। वैसे मैं आपको एक बार और अच्छे से एक बार समझा दूं इस चीज को कि गौमूत्र अर्क बनाने के बाद देखो, आप लोग सारे लोग गव्य सिद्धर नहीं है तो आप लोगों के पास मशीनें नहीं होंगी, मैं जहां तक समझती हूँ। लेकिन जो इसमें गव्य सिद्ध है वो समझ सकते हैं इस बात को कि जो क्षार बचता है, तो आप तो ऐसा भी कर सकते हो कि गौमूत्र का अमोनिया उड़ाने के बाद या डायरेक्ट गौमूत्र को भी कढ़ाई में लेकर उसकी घनवटी बनाई जा सकती है कि गौमूत्र को कढ़ाई में डालें और उसको गर्म करते रहें। तो एक समय ऐसा आता है, धीरे धीरे वो गर्म होता रहेगा तब, कि जैसे दूध से मावा बन जाता है ना, आपने मावा तो सभी ने बनते हुए देखा होगा, वैसे ही गौमूत्र से भी काला मावा बन जाता है, समझ लो आप, है ना। वो काला मावा जैसा बन जाता है, वो दूध का मावा सफेद रहेगा और इसका जो बनेगा वो काला रहेगा। तो वो जो टाइट पार्ट जब बन जाता है और कैसी स्थिति में आ जाता है वो, कि जब हम आटा लगाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, वैसी स्थिति में आ जाएगा कि जब रोटी बेलने के लिए आटा नहीं बनाते हैं अपन, गोंदते हैं आटे को, तो वो आटा उस समय जैसा रहता है वैसी स्थिति में वो आ जाता है। और उसको फिर आप लेके और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप उसमें कोई भी वनस्पति मिला सकते हैं। गरम में वनस्पति नहीं मिलाना चाहिए, जैसे त्रिफला मिलाना है आपको उसमें, तो आप उसमें उस समय त्रिफला मिला दो। जैसे हम गीले आटे में सूखा आटा मिलाते हैं, ऐसे आप त्रिफला पाउडर मिला दो उसमें, ठीक है। कंडीशन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा गीला आटा होता है, तो उसमें वो पाउडर मिला दो और मिलाने के बाद में आप हाथ से छोटी 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 गोलियां बनाकर रख सकते हो। बस घनवटी इसी तरह से बनती है। तो आप ये ना गैस पर ट्राई कर सकते हैं कि 1 लीटर ही गौमूत्र ले लो, आपको 1 लीटर गौमूत्र में लगभग 50-60 ग्राम के आसपास मावा बैठेगा, बस इतना सही मावा बन पाएगा, 50 ग्राम 60 ग्राम। तो आप बनाकर भी देख सकते हैं इसको। और इसका पीडीएफ मिलेगा क्या इन्फॉर्मेशन? हाँ मिल जाएगा। कब ग्रुप पे कब डालने वाले हैं? अब ये सब धीरे धीरे डलेगा, क्योंकि 2 घंटे की क्लास होती है, उसके बाद में वो लोड होने में 2 घंटे की क्लास को बहुत समय लगता है, तो बीच में नेट खत्म हो जाता है, एक्स्ट्रा नेट भी नहीं मिल पाता है फिर। तो वो सब मिलेगा, सारी चीजें धीरे धीरे सब चीजें डलती रहेंगी, आप ग्रुप में जुड़ जाओगे। और जो भी व्यक्ति ग्रुप पे जुड़ा हुआ नहीं है वो व्यक्ति ग्रुप के लिए एक बार स्वानंद भाई को लिख दें तो वो ग्रुप पे आपको जोड़ देंगे। धन्यवाद दीदी। हाँ और बताएं। अच्छा दीदी, आपने बताया कि गौमूत्र प्राशन के लिए मात्रा बताई थी, तो क्या हेल्दी व्यक्ति 80 ml पी सकता है? हाँ हेल्दी व्यक्ति भी 80 ml पी सकता है, लेकिन दिन में 4 बार करके पिए, वो एक बार में नहीं पिए 80 ml। हेल्दी व्यक्ति के लिए भी एक बार नहीं पीना है? नहीं पीना है, एक बार नहीं पीना है उसको भी। हाँ वैसे किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो वो व्यक्ति अगर एक ही बार सुबह 20 ml गौमूत्र पी ले वो पर्याप्त है उसके लिए, बहुत है, उसको दोबारा फिर पीने की जरूरत है ही नहीं। पी सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक बार जिसको कोई बॉडी में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, वो केवल सेफ्टी के लिए पीना चाहता है, तो बस सुबह सूर्य उदय से पहले 20 ml गौमूत्र पी ले, पर्याप्त है। और जो छोटे बच्चे हैं आप उनको ड्रॉप से भी दे सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं तो, और अगर 10 साल से बड़ा बच्चा है तो आप उसे 1 ढक्कन भी दे सकते हैं, 5 ml दे सकते हैं। ओके। मैं एक प्रश्न पूछ लूं क्या आपसे? हाँ तो क्लास आपको ठीक लग रही है क्या? किसी की आवाज ही नहीं आई मुझे तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक लग रही है दीदी, बहुत लग रही। हाँ यस मैम। देखो जो निरंजन भाई से जो सब सीखा है हमने, जितना हम उनसे ले पाए, जितनी हमारी मेमोरी उसको कैच कर पाई, वो सब हम आपको देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो इससे जागरूकता समाज में फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भी प्रेरित करें कि पंचगव्य से, आयुर्वेद से लोग जुड़ें और छोटी छोटी सी बीमारियों के लिए लोग भागकर हॉस्पिटल नहीं जाएं, घर में उनका ट्रीटमेंट कर लें। जैसे कल क्या है कि मुझे कल मैं थोड़ा एसी में बैठी तो मुझे बहुत एकदम से कल बहुत जुकाम हो गया, ये एसी से एकदम बाहर निकले और बाहर बहुत उमस हो रहा था, कल बारिश थी थोड़ी तो बहुत उमस हो रहा था, तो एकदम मुझे ऐसा एकदम हो गया जुकाम जैसा, और एसी भी बहुत फुल चल रहा था उनका,
तो वहाँ से एकदम निकले, और आदत नहीं है इतना ज़्यादा एसी में बैठने की, तो एकदम से बहुत हुआ। तो कल ही, अब मेरी जगह कोई और दूसरा व्यक्ति होता, शायद डॉक्टर के पास पहुंच गया होता कि सब जुकाम हो गया, कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं कितनी सारी बातें सोच लेता। लेकिन कल हुआ, रात्रि को बस क्या किया, थोड़ी 2 चुटकी मुलेठी डाली, 1 चुटकी हल्दी डाली, 1 तुलसी का पत्ता डाला और 5 काली मिर्ची डाली और थोड़ा सा अदरक डाला और 1 गिलास पानी में ये डाल के, और जब वो आधा रह गया उसे बॉईल किया, और बॉईल करके आधा रह गया जब उसे छान कर पिया। और पीकर आप सोचो कि मैं कल तक, मतलब कल दिन में शाम को मुझे अगर देखते तो एकदम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, या बहुत ज़्यादा नाक से भी पानी गिर रहा था, बहुत मतलब ऐसी समस्या सी हो गई थी एकदम। लेकिन आप ये देखो कि रात को केवल 1 ही बार वो डोज ली, और आज मैं पूरे आपके सामने बाल धो के भी बैठी हूँ, बाल धोने के बावजूद भी कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ, बोलने में कैसे कुछ भी, या नाक बहना या कुछ ऐसी कोई भी समस्या नहीं रही। तो ऐसे में क्या करते हैं कि लोगों को छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, भाग के जाते हैं, साहब डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। चलो, जाने की जरूरत नहीं है, बस आपकी इतनी समझ बन जाए कि घर में किसी बच्चे को, अब बच्चे हैं इस मौसम में जुकाम लगना, सर्दी में जुकाम नहीं लगता लेकिन इस मौसम में लग जाता है कि आप एसी में बैठे, गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं एसी से एकदम से आप गर्मी में बाहर निकल गए, तो वही वातावरण एकदम सूट नहीं करता उस समय, और वो जुकाम जैसा हो जाता है और गला पकड़ने लगता है, या फिर गले के बाद में फिर वो बुखार आने लगता है। तो ऐसी जब भी कोई समस्या हो तो तुरंत आप उसका ट्रीटमेंट ये करें, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। जैसे ये काढ़ा पिया और पीने के बाद सो जाओ आप, ये जरूरी है। अब काढ़ा पी के भी लोग अगर बाहर घूम रहे हैं, फिर एसी में बैठ रहे हैं, फिर एसी से बाहर निकल रहे हैं, तो तकलीफ बढ़ती है। लेकिन अगर आपको ये हुआ तो पंखा चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, पंखे के नीचे आप आराम से वो काढ़ा पी के सो जाओ, कोई तकलीफ नहीं, किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं। तो इन छोटी छोटी बातों के लिए हमें भागना नहीं पड़े। हाँ, और खांसी आ गई तो जी साहब कोरोना तो ऐसे बताए दीदी है जी, मेरे में आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, क्या दोबारा बताऊं? हेलो जी। हाँ, जैसे कि खांसी जुकाम या कोई भी गला जैसे चौक हुआ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 1 गिलास पानी लो, 1 गिलास पानी में 2 चुटकी हल्दी डालो, 2 चुटकी मुलेठी डालो, मुलेठी का पाउडर नहीं है तो आप लकड़ी को भी कूट के डाल सकते हैं, 1 पत्ता तुलसी का डालो और 5 काली मिर्ची डाल दो और छोटा सा अदरक डाल दो। ये डाला, और आपको अगर लगे कि इसमें कुछ मीठा होना चाहिए तो थोड़ा गुड़ डाल सकते हैं, वरना मीठा डालने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। अगर इजी बच्चे को पिलाना है तो थोड़ा सा गुड़ डाल दो, उसमें चीनी नहीं डालनी है, गुड़ डाल सकते हैं, तो वो गुड़ डाल दो आप, और उसे बॉईल करके जब वो आधा पानी रह जाए, जितना पानी आपने चढ़ाया उसका आधा पानी रह जाए, तब आप उसे छान के पी के और फिर सो जाओ, विश्राम में चले जाओ आप उसको पी के। ये होना चाहिए, तो बिल्कुल कुछ भी तकलीफ नहीं होगी मन से। बस हम आप लोगों को यहाँ जोड़ने का भी मतलब यही है कि आप में एक ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, हम घर में रसोई में रखी चीज़ों से बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। देखो, एक सेल थेरेपी करके एक थेरेपी चलती है, दक्षिण भारत में तो बहुत ही चलती है, ये काफ़ी है, इधर हमारे उत्तर भारत में कम है, लेकिन दक्षिण भारत में ये सेल थेरेपी बहुत अच्छी है, काफ़ी इसका प्रचार प्रसार है। तो उसमें होता क्या है, हमने उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की, तो उसमें क्या होता है कि हल्दी के कैप्सूल भरे हुए हैं, सौंठ के कैप्सूल भरे हुए हैं, सौंठ का मतलब सूखा हुआ अदरक, उसके कैप्सूल भरे हुए हैं, चने के पाउडर, चने बेसन जो होता है ना, उसके भी कैप्सूल भरे जाते हैं, घी के कैप्सूल भरे हुए हैं, उसमें सहजन का पाउडर के कैप्सूल भरे हुए हैं। तो उसमें डायरेक्ट वनस्पति है, पीपल के पत्तों का, पीपल के फल के, इनके कैप्सूल्स भरे हुए हैं, और उनके सब उन्होंने नाम दे देकर, और यही तो सब चीजें हैं दवाइयों में, और है क्या। तो क्यों ना हम, हमारा जो आयुर्वेद इतना समृद्ध है, तो क्यों ना हम उनको डायरेक्ट वनस्पतियों को ले लें, उसे कैप्सूल में भर के, और वो मार्केट के थ्रू हमें मिले, इससे अच्छा क्यों ना हम डायरेक्ट ही ले लें। तो वनस्पतियों में जितनी ताकत है वो हर किसी में नहीं है। तो ये आप में ना बस एक मालूम आप सबको भी है इन चीज़ों का, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है। बस आप एक कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा कि नहीं, मैं मेरे घर के, ये आज बच्चा बीमार हुआ है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। बुखार भी आया तो इस मौसम का बुखार 1-2 दिन में ठीक होता है, 2 से 3 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। और कोई प्रश्न? हाँ, अमित जी तो हमारे पुराने बैच के हैं। सुमित जी, हाँ सुमित जी,
नमस्ते मैम। हाँ हरिओम भाई। हाँ जी, ये घुटने की तकलीफ वाले कई लोग हमसे संपर्क में हैं और जी। पूछ रहे हैं कि आप बताइए, और जो है आपका संपर्क भी है। मैं कहा जरूर। तो ये हाँ घुटने के लिए ये जो है दूध में जैसे घी डाल के, उनको तो मैंने कहा है, निवेदन कर दिया है। मैंने कहा ऐसा है कि रात्रि में जब दूध पीते हैं हाँ। तो उसमें जो है आप 2 चम्मच गाय का जो है, और गाय का दूध के नहीं, वो जो आप जो है गाँव से मिलता है बिलौना किया हुआ, जी जी उसका सेवन करें। बिल्कुल। तो और कुछ और कुछ उनको सुबह दाल में चूना दिलाना शुरू कर दो। दाल में, दही में, छाछ में, जो भी वो लेते हैं, आप उन्हें जीरे के, गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज खिलाओ सुबह। है ना, दूसरा हुआ। और एक इसमें आता है पारिजात, एक वनस्पति है जिसको हम हार श्रृंगार भी कहते हैं। आप ना उसको नेट पे निकाल के देख सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। हार श्रृंगार या फिर पारिजात, दोनों नाम उसी के ही हैं। इस वनस्पति को लेकर, ये जो वनस्पति है, इस वनस्पति को आप पानी में बॉईल करा दें 5 पत्ते। एक गिलास पानी लो, इसके 5 पत्ते तोड़ो और 5 पत्ते उसमें डाल के, जब वही आधा गिलास ये रह जाए तो उसको छान के और उसको बोलो कि आप महीना भर तक आप ये पारिजात के पत्ते पी लो। अगर उसको वहां पारिजात के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो वो सूखे पत्ते बाजार से ले सकता है, वो भी फायदा करेगा। और एक और होता है इसमें, एक और नुस्खा है इसका बहुत अच्छा घुटने के दर्द का, कि जो भिंडी होती है ना, भिंडी जी, हाँ, तो भिंडी को आप ना बीच में से भिंडी में चीरा लगा दो। जैसे मान लो ये भिंडी है, इस भिंडी में इस तरह से चीरा लगा दो, बीच में एक कट मार दो, लंबा लंबा इस तरह से चीर दो उसको, ठीक है। और 5 भिंडी कांच के गिलास में, 1 गिलास पानी भरो, कांच का गिलास, कांच का ही लेना है वो बर्तन, है ना। उस कांच के गिलास में वो 5 भिंडी छोड़ दो रात्रि को, और सुबह उस भिंडी को इस तरह से मैश करो, ऐसे मैश करो उस गिलास में, उस पानी में। तो वो पानी जो है ना चिकना चिकना हो जाएगा। आप स्वाद के लिए उसमें काली मिर्ची या सेंधा नमक मिला सकते हैं, और आप उस पानी को भी खाली पेट पी सकते हैं। उसे गरम वरम नहीं करना, जैसा है उसी कंडीशन में पीना है। तो ये भी आप उनको बता सकते हैं। ये रेगुलर अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से उनका ठीक हो जाएगा। और अगर आपके पास में कोई गव्य सिद्ध है और वो अर्क बनाते हैं, तो हमारे पारिजात जो अर्क है, या मुझसे भी मंगाया जा सकता है, आप मुझे भी उनका नंबर देंगे तो हम पारिजात अर्क बनाते हैं। ये पारिजात अर्क 3 महीने के लिए वो एक बोतल मंगा लें और उसको पी लें तो निश्चित रूप से वो ठीक हो जाएंगे। घुटने के दर्द में कभी भी कोई ऑपरेशन कराने की कभी भी जरूरत नहीं आएगी उनको। तो ये उपाय आप उनको बता सकते हो। और दीदी नमस्ते। हाँ हरिओम भाई। हरिओम मैडम, ये जो दीदी जो भगवती में लास्ट में जो बोले त्रिफला डालने के लिए, तो वो त्रिफला उसमें ये गौमूत्र का भावना डाला होगा ना, ऐसे ही नहीं, बिना भावना का भी आप सादा त्रिफला 1 2 3 वाला सादा त्रिफला डाल सकते हैं, कोई भावना की जरूरत नहीं है उसमें। अच्छा, तो उसका मात्रा कैसे है? उसकी मात्रा में है कि 1 किलो अगर आपके पास घन है तो आप उसमें 300 ग्राम पाउडर मिला सकते हैं। कोई भी किसी भी वनस्पति का 300 ग्राम तक पाउडर मिला सकते हैं। मतलब 250 से लेके 300 ग्राम तक पाउडर आप उसमें कोई सी भी वनस्पति का मिला सकते हैं 1 किलो में। अब आप उसका तोल कर लें, अगर आधा किलो है तो फिर पाउडर की मात्रा भी आधी कर दें आप। अनुपात यही रहेगा, 1 किलो में 250 से 300 ग्राम। और मैडम ये जो बोले सुबह हम लोग जो दूध निकाल देंगे तो उसको गर्म करके फिर रखना है। हाँ, उस सुबह दूध जो निकाला उसको गर्म करके ही रखना है। दूध को ठंडा नहीं रख सकते। अगर कच्चा दूध आपने रख दिया तो 5 घंटे बाद फट जाएगा वो दूध। तो मैडम फिर उसमें जाम लगाने मतलब वो जो घी जो सही देना है उसमें क्या? हाँ, रात्रि को ही जमाना है उसको। देखो सुबह जो दूध निकलता है, अभी मैंने वही बताया था कि सुबह जो, जैसे मान लो आपने 6 बजे दूध निकाला तो 7 बजे 8 बजे तक 9 बजे तक उस दूध को गर्म कर देना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, अच्छी तरह बॉईल करके और उसे रख दो। फिर उसको आप लगभग 5 घंटे के अंतराल पे फिर दोबारा गर्म करो। जैसे 9 बजे गर्म किया तो 9 में 5 प्लस करके आप देखो कितने बजे गर्म हो रहा है, तो उस बजे वापस उसे गर्म करो शाम को, और फिर उसे गर्म करने के बाद ठंडा होने को रख दो। ठीक है मैडम।
घी जमाने के लिए कौन सा बर्तन यूज किया जाए? मिट्टी का ही पात्र जमाने के लिए यूज में करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो फिर स्टील है ही जो हमारे घरों में सबसे ज्यादा आजकल मिल रहा है। मिट्टी का पात्र आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और कोई? तो मैं ये कह रही थी कि जैसे दवाई के लिए तो मैं इस तरह से घी बना लेती हूँ, लेकिन अगर रोजमर्रा के खाने के लिए बनाना हो तो क्या मैं 3-4 दिन बाहर वो जमा के रखूं दही? नहीं, रोज का रोज। घी तो नाम उसी का है, बाकी आप बटर ऑयल बना सकते हैं। फिर अगर घी बनाना है तो घी तो इसी विधि से बनेगा, घृत तो उसी कहेंगे जो ये विधि है, और रोज का रोज ही बनेगा। किसी भी कंडीशन में आप उसे रख के नहीं बना सकते। अगर आपने दही को रख भी दिया तो वो फिर सड़ेगा। और कोई? अच्छा है, कैसा सही घी की पहचान हमने कल भी बताई थी कि घी को कांच के बर्तन में डालकर देखो। कांच का 1 किलो का पात्र ले लो, डिब्बा ले लो, या कांच का गिलास ले लो, और उसको कांच के डब्बे में आप डालकर देखें। नीचे उसका एक टाइट पार्ट मिलेगा, गाढ़ा पार्ट मिलेगा, बीच में थोड़ा लिक्विड मिलेगा, और ऊपर बिल्कुल पानी जैसा पतला पार्ट मिलेगा। ये 3 पार्ट अगर आपको उसमें दिखाई देते हैं और हल्का येलो कलर उसका दिखाई देता है तो वो शुद्ध गाय का घी है। रेयर केस में कुछ गायों का घी सफेद भी होता है, लेकिन वो उस स्थिति में होता है कि जो गाय बिल्कुल शेड के नीचे बंधी रहती है और ग्रीन चारा नहीं मिलता है, सूर्य का प्रकाश उसे बहुत कम मिलता है, तो उनका सफेद रहता है। बाकी फोरम उसमें भी वही तीनों दिखेंगे आपको, वही 3 तरह की लेयर उसमें आपको दिखाई देंगी। और हेलो, हाँ जी, वो आपने स्किन डिजीज के लिए बोला ना, कौन सा डिजीज के लिए यूज नहीं कर सकते? ये गौमूत्र हम लोग लगा सकते हैं? क्या कह रहे हैं? स्किन डिजीज में सोराइसिस हाँ, और सब हाँ, जो हम लगाते हैं। हाँ, सोराइसिस, जो बहुत सोराइसिस में जो कट लग जाते हैं, ब्लड जब आने लगता है ना, हाँ, तो उसमें क्या घाव जैसा बन जाता है, तो उस स्थिति में नहीं लगाना चाहिए। उस स्थिति में और उस हाँ, स्किन डिजीज है, और जो ल्यूकोडर्मा, जो सफेद वाला जो रोग हो जाता है ना, व्हाइट चिकत्ते हो जाते हैं पूरे शरीर में, है ना, ल्यूकोडर्मा, हाँ, तो उसमें भी वो काम नहीं करता है। उसमें क्या करते हैं कि उसमें फिर बावर्ची का जो बीज है, हाँ, बावर्ची के बीज के साथ उससे एक दवा तैयार की जाती है, वो कारगर होती है उसमें। बाकी जो फंगल इन्फेक्शन है स्किन के, या दूसरा जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, या फिर ये जो एक और होता है ना जिसमें छोटे छोटे दाने दाने से पूरी बॉडी पर उठ जाते हैं और फिर वो निशान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको चिकन पॉक्स नहीं है, वो एक अलग चीज है वो। तो एक अलग से एक रोग होता है वो, कि एक के बाद एक होता रहता है, जहां भी उसका हाथ लग गया वो फैलता रहता है बॉडी पर। तो ऐसा भी एक चर्म रोग होता है। बाकी सारे रोगों में कारगर है। आप कट वाले सोराइसिस को छोड़ दो और ये ल्यूकोडर्मा जो है इसको छोड़ दो, बाकी में काम करता है। ल्यूकोडर्मा के लिए इसमें बावर्ची का बीज के साथ मेल करके और फिर लगाया जाता है, तो वो थोड़ा कारगर हो सकता है। बाकी चर्म रोग जितने भी है ना, उसमें भी गाय का घी बहुत महत्व का है। आप अकेला गाय का घी पिला दो पानी में डाल के दिन में, और रात्रि में आप उसको उसमें डालकर, दूध में डालकर पिला दो, और उसकी ना मीठा, खट्टा और तेज मसाले, मीठा, खट्टा और तेज मसाले यानी लाल मिर्ची समझ लो आप, है ना, और नमक की मात्रा उसको बिल्कुल कम करा दो। ये चीजें आप उसकी बंद करा दो, खट्टा बंद कराओ, मीठा बंद कराओ कुछ दिन के लिए चर्म रोगी के,
हाँ, और उसमें काली मिर्ची, लाल मिर्ची का सेवन उसका बंद करा दो। काली मिर्ची वो खूब खाए, जितनी खा सकता है उतना चर्म रोगी खाए। तो ऐसे जो रोगी हैं उनको घी पिला दो, चर्म रोगियों को भी, तो बहुत जल्दी ठीक होता है। अभी मेरे एक यहाँ पेशेंट चल रहा है सोराइसिस का, बहुत सालों से, एक अच्छी लड़की है, IAS की तैयारी कर रही है, लेकिन बहुत परेशान थी, बाल भी पूरे कटा दिए उसने, बहुत पूरे बॉडी में उसको सोराइसिस फैल गया था। तो मात्र मैंने उसको केवल घी शुरू किया हुआ है अभी, और 2 महीने में बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे 2 महीने में रिजल्ट आ गए हैं उसके। उसका ये मीठा बंद किया हुआ है मैंने, उसको खट्टा खाने के लिए मना किया हुआ है कि बाजार की कोई भी खट्टी चीज़ें मत खाओ, पैकेट पैक सामान है वो मत खाओ, और नमक कभी भी जितना सब्जी में डल गया उतना खा लो, लेकिन ऊपर से नमक मत खाओ। कम नमक खाने का मतलब ही यही होता है कि लोग सलाद में भी नमक डाल के खाएंगे, कई लोग तो दही में ही नमक खाते हैं जो कभी नहीं खाना चाहिए, छाछ में ऊपर से डाल के नमक खा लेते हैं। देखो, छाछ में जीरा नमक मिलाना चाहिए, लेकिन रोगी के लिए अवॉइड रखो। चरम रोगी के लिए आप उसको कहो कि आप तो खाली बिना छाछ, जीरे वाली, बिना छाछ वाली, नमक वाली छाछ पिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ से मैंने पुराना हुआ। हाँ जी, हाँ जी, आर्टिकेरिया जिसको 6 महीने पुराना हो, हाँ, यही हम आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही। आर्टिकेरिया कैसे पड़ जाते हैं पूरे शरीर के ऊपर, कट रही है, आवाज ही नहीं आ रही। आर्टिकेरिया होता है ना एक रोग, हाँ, पड़ जाते हैं पूरे शरीर के ऊपर। हाँ, रेसे से, हाँ, उसके लिए हाँ, उसके लिए भी गाय का घी जो है उसको सुबह पानी में डाल के पिलाओ 2 चम्मच, और रात को दूध में डाल के पिलाओ, और उनकी भी यही चीजें बंद कराओ, और विरुद्ध आहार बंद कराओ उनका। कल मैं आपको विरुद्ध आहार की लिस्ट देती हूँ कि विरुद्ध आहार बंद करे वो व्यक्ति। ये चीजें जो होती हैं ये विरुद्ध आहार से, स्किन डिजीज में सबसे जो बड़ी जो चीज है वो यही है कि विरुद्ध आहार वो व्यक्ति कर रहा है, तो विरुद्ध आहार बंद कराओ उसका। तो कल एक आपको मैं लिस्ट दूंगी कि उसमें क्या क्या विरुद्ध आहार की चीजें हैं, तो उस विरुद्ध आहार में आप बंद करा दोगे उसके, तो वो वैसे ही देखो, चर्म रोग होता ही विरुद्ध आहार से, विरुद्ध आहार से। अगर उसकी गलत सप्लाई शरीर की रोक दो और आप कुछ भी दवाई मत दो उसको, तो भी वो ठीक होने वाला है। ये आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए पर कि वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, पर उसकी सप्लाई गलत रुकवाओ उसके शरीर की, जो वो विरुद्ध आहार कर रहा है वो आप रुकवा दो। तो कल मैं आपको एक लिस्ट बताती हूँ, और घी इसको बहुत जल्दी ठीक कर देता है, बहुत जल्दी इसको ठीक कर देता है। किसी का प्रश्न आया शायद बालों की समस्या के लिए भी घी, हाँ बिल्कुल फायदेमंद है। बालों में अगर घी की मालिश की जाए, वीक में 1 बार बालों में घी की मालिश की जाए और घी पिया जाए तो निश्चित रूप से, और इसके साथ में चूना खाया जाए। कैल्शियम शरीर का मेंटेन होना चाहिए, दूध पिए और चूना खाएं। दूध के साथ चूना कभी नहीं लेना है, दही छाछ के साथ चूना लिया जा सकता है, दाल में चूना लिया जा सकता है, पानी में चूना लिया जा सकता है, सब्जी में चूना लिया जा सकता है, लेकिन दूध के साथ चूना कभी नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो बालों की समस्या के लिए चूना खाएं, त्रिफला खाएं, गाय का घी खाएं, दूध पिएं, सब चीजें फायदेमंद हैं। हरिओम। विटामिन डी का कमी है, उसके लिए क्या करें? है जी, विटामिन डी का कमी है। सूर्य के प्रकाश में बैठो और गाय का घी खाओ, गाय का दूध पियो, क्योंकि गाय एक ही मात्र चीज ऐसी है जिसमें विटामिन डी होती है, गाय का दूध, और गाय के दूध के बाद में गाय का घी। तो गाय के दूध का सेवन करो, गाय के घी का सेवन करो, और जो सुबह की जो लाल सूरज वाली जो धूप होती है, जब सूरज लाल रहता है उस समय जाकर अपने कपड़े खोलकर और छत पर लेट जाओ सूरज की रोशनी में। प्रयास करो सूरज को आंखों से देखकर ऐसा महसूस, योग के माध्यम से ऐसा महसूस करो कि इन लाल किरणों को मैं मेरे अंदर अवशोषित कर रहा हूं आंखों के माध्यम से, तो विटामिन डी की पूर्ति होती है। मेरे हिसाब से 9 बज चुके हैं, अब हम लोगों को शांति पाठ की तरफ बढ़ना चाहिए। और बहुत धन्यवाद आपका कि सब आप लोग इतने समय तक सुनते रहते हो। 2 घंटे बैठना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी आप बहुत इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो, तो मुझे भी लग रहा है कि शायद मैं कुछ सही बोल पा रही हूँ।
सही आप तक कुछ जो हल्का फुल्का ज्ञान हम लोगों के पास है उसे ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो कल क्या है, राखी है। तो पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। हम सब भाई बहन मिलके प्रेम से कल रक्षाबंधन मनाएं। और सबसे मेरा एक निवेदन है कि राखी हिंदुस्तान मेड होनी चाहिए। या तो जो अपनी मोली जो नाल है उसका उपयोग करें तो बहुत ही अच्छा है हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग, और हिंदुस्तानी हो तो बहुत अच्छा है। किसी भी तरह से चाइना के माल को या विदेशी कंपनियों के माल का उपयोग ना करें तो बहुत अच्छा है। ये बचाओ, हो सके तो सब लोग प्रयास करें कि मेरे एक, सही है दीदी, बहुत सही है। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरे एक के खरीदने से क्या होगा। जब हम सुधर जाएं तो हमें ये समझना चाहिए कि अब पूरा संसार सुधर रहा है। हम अपने ऊपर ही सब चीज़ें अप्लाई करके देखें तो हम जितना कंट्रोल हम करें तो पब्लिक भी धीरे धीरे करके करेगी। तो सबको राखी की बहुत बहुत बधाई। और स्वानंद भाई आपको ग्रुप पर मैसेज कर देंगे। एक बार मैं फिर सबसे आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप सभी जिसमें जो भी कोई ग्रुप में नहीं जुड़ पाया है, 1 अगस्त के नाम से एक ग्रुप बनाया है, गौ मंगलम अगस्त। उस ग्रुप में यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो आप स्वानंद भाई को अपना नंबर भेज दें और आप उनको बता दें भाई मुझे इस ग्रुप में जोड़ दो। तो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है एक जगह ही आपको मिल जाएगी, फिर सबको अलग अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो उस ग्रुप में जुड़ जाएं। और संभवतः कल क्लास जैसे है वैसे ही रहेगी, लेकिन हो सकता है कि अगर कोई ऐसा रहा और आप लोग भी सुझाव देना कि भाई कल की क्लास की छुट्टी की जाए क्या, आपका एक दिन खराब नहीं करेंगे। ये निश्चित है कि जो हमारी 12 दिन की क्लास है वो कंप्लीट करेंगे। हम उसको 12 तारीख के बाद में 13 को ले लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कुछ बहनें इधर उधर जा रही हों, पियर जाने का रहता है, मुझे भी जाना है, तो अगर ऐसा हो तो आप लोग अपनी मानसिकता सब व्यक्त कर देना। तो उस हिसाब से अपन एक बार मैसेज उस पर कन्वे कर देंगे कि क्या रहेगा, छुट्टी रखेंगे या फिर आप लोगों का जैसा भी विचार हो वो आप लोग बता देना एक बार। तो उसमें एक फाइनल मैसेज आपको रात को 8 बजे के आसपास मिल जाएगा कि क्या रहेगा कल की क्लास का। तो ठीक है। और फिर कल भी क्लास हुई तो शायद कल स्वानंद भाई क्लास ले लेंगे और उसके बाद विशाल भाई को 2-3 दिन की क्लास के लिए विशाल भाई को बुलाएंगे जो रस का बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आपको दिनचर्या बतानी होगी पहले, तो वो दिनचर्या का टॉपिक भी हम पूरा क्लियर करेंगे। फिर विशाल भाई से भी निवेदन करेंगे कि वो अपने जो भी क्लास उनकी हैं, जो टॉपिक वो लेना चाह रहे हैं वो लेंगे। और आप लोग इसका बस मिलके प्रचार प्रसार अच्छा करो। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि कमाना और वो सब, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रखा है। लेकिन फिर भी आप लोग भी इसका पूरा लोगों में जागृति फैलाओ कि हाँ वो जितना कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं उसमें, और अच्छा प्रचार प्रसार हो तो सब लोगों को मिल सके। शांति पाठ करते हैं, कल की सूचना जो भी रहेगी वो आपको मिल जाएगी।